गुड मॉर्निंग। एक और सुपर एनर्जेटिक मॉर्निंग के साथ मैं हूं सलमा कौसर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, तमाम देखने वालों का दिन अच्छा गुजरा होगा। वो लोग जो ऑफिस का रुख करते हैं इस वक्त वो ऑफिस जा रहे होंगे क्योंकि मौसम थोड़ा सा अच्छा है इस्लामाबाद का। कभी धूप आती है, कभी बादल आते हैं, मौसम अच्छा लग रहा है। और आप सब मुझे देख के ये सोच रहे होंगे कि नजम कहाँ है, तो नजम कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। नजम से भी करेंगे गपशप, लेकिन मैंने सोचा कि नजम से आने से पहले पहले क्यों ना आपको सारी अपडेट्स दे दी जाए कि क्या कुछ चल रहा है। तो इस्लामाबाद का मौसम तो अच्छा है, आप सभी जानते हैं कि एक दो दिन से बारिशों का सिलसिला भी चल रहा है और कुछ पता नहीं लगता मौसम का। लेकिन बाइपर जॉय को जानने के लिए वो कहाँ पहुंचा है, उसकी सूरत हाल क्या है, सब लोग बेचैन हैं क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे हमारे बहुत से लोग बसते हैं, हमारे बहन भाई वहाँ पे मौजूद हैं। तो जनाब इस वक्त सूरत हाल जो है वो अंडर कंट्रोल है। हमारी दुआ है कि ये तूफ़ान आने से पहले थम जाए, लेकिन अभी क्योंकि समंदर के अंदर काफ़ी ज़्यादा तुग़यानी है तो जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पे हवा का दबाव भी ज़्यादा है, मूसलाधार बारिशें भी हो रही हैं। करीब के इलाके जो हैं कराची में, हैदराबाद में, और आज भी मूसलाधार बारिश का इम्कान बताया जा रहा है। इसके अलावा मीरपुर खास, हब, लसबेला, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार, वहाँ पर भी 16 जून तक मूसलाधार बारिशें बताई जा रही हैं और 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। तो इसलिए तमाम लोगों ने घरों में रहना है, साइन बोर्ड्स के करीब बिल्कुल नहीं जाना, वैसे तो उतरवा लिए गए। इसके अलावा तूफान के दौरान केटी बंदर और इसके अतराफ में लहरें जो है वो 8 से 12 फुट तक बुलंद हो सकती हैं। और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खास हिदायत जारी की हैं इस सिलसिले में। उन्होंने कहा है कि समुद्री तूफान का क्योंकि ख़तरा है, इसलिए तमाम लोग जो साहिली इलाकों में रहते हैं उनकी महफूज मकाम पे मुंतकिली को यकीनी बनाया जाए, और वो लोग जिनको इवैक्यूएट किया जा रहा है, जो कैंपों में मौजूद हैं, उनकी खुराक का, रिहाइश का, पानी का, हर चीज़ का अच्छा बंदोबस्त होना चाहिए ताकि उनको किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो जो तूफ़ान की सूरत हाल है वो इस वक्त क्या है, बाइपर जॉय की सिचुएशन इस वक्त क्या है, ये हम जानते हैं। हमारे पास रिपोर्ट है ज़िशान अहमद खान की, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बुहरा अरब में बनने वाला तूफान बाइपरजॉय रुख तब्दील करने के साथ साथ मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। इस वक्त तूफान के मरकज में 150 किलोमीटर से 160 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जो किसी वक्त 180 किलोमीटर की रफ्तार तक पहुंच जाती हैं। तूफान के अंदर 30 फुट ऊंची लहरें उठ रही हैं। बाइपरजॉय तूफान 15 जून की शाम तक जुनूबी सिंध के साहिली इलाके केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान से गुजरेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 17 जून तक ठट्टा, मीरपुर खास, थरपारकर, सजावल, बदीन और उमरकोट के अजला में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ कहीं तेज और कहीं बहुत तेज बारिशें होने का इम्कान है। कराची, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार, शहीद बेनजीराबाद और सांगढ़ में 16 जून तक तेज हवाओं और गरज चमक के साथ कहीं तेज और कहीं बहुत तेज बारिश होने का इम्कान है। समुद्री तूफान के पेश नजर सिंध के साहिली इलाकों से लोगों के इनखला को यकीनी बनाया जा रहा है। सिंध के गवर्नर कामरान खान टिसूरी ने भी कराची में मुतवक्किया बारिशों के पेश नजर कराची के गुज्जर नाले, नाजमाबाद और औरंगी नाले का दौरा किया और मुस्तकिल बुनियादों पर इन नालों की सफाई की हिदायत दी। बुहरा अरब में मौजूद तूफान बाइपरजॉय के पेश नजर ठट्टा, सजावल और बदीन के अजला से अब तक मजमूई तौर पर 64,107 अफराद को बहिफाजत महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। पाकिस्तान रेंजर सिंध के डीजी मेजर जनरल अजहर वकास की जेर सदारत हंगामी इजलास हुआ। इजलास में डीजी रेंजर्स ने मुतवक्का समुद्री तूफान के पेश नजर साहिली पट्टी के मुतासरा इलाकों से रेस्क्यू के लिए मजीद दस्ते रवाना करने और कश्तियां लाइफ जैकेट्स फराहम करने की हिदायत की। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने सूबाई वजीर ज्ञानचंद इसरानी के हमरा सिंध असम्बली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिन लोगों को आर्जी कैंपों में मुंतकिल किया गया है उन्हें खाने पीने समेत दीगर जरूरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। कराची में गुज्जर नाले के दौरे के मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बातें करते हुए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन के वफाकी वजीर सैयद अमीनुल हक ने कहा कि पीटीए को तूफानी बारिशों के पेश नजर मवासलाती निजाम को महफूज बनाने और बिलातातुल इंटरनेट सर्विस की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि तूफानी बारिशों के पेश नजर नालों की सफाई के हवाले से KMC, सिंध हुकूमत और FW की जानिब से बेहतर इकदाम किए जा रहे हैं। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। NDA में, PDM में, सूबाई इंतज़ामिया की बात करें, सूबाई हुकूमत की बात करें, फेडरल गवर्नमेंट की बात करें, तमाम इदारे इस वक्त मुतहरिक हैं, अलर्ट हैं, हर तरह की सूरत हाल से निमटने के लिए और लोगों को हेल्प आउट करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। और अभी तूफ़ान जो है वो कराची के जुनूब से देखा जाए तो 310 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी भी हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस तूफ़ान का रुख मोड़ दे। वैसे कराची के लोगों के बारे में कहते हैं कि क्योंकि अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है तो कभी भी तूफ़ान आता नहीं है, ख़तरा पैदा होता है लेकिन ये तूफ़ान लौट जाता है। तो इस बार भी हम दुआ करते हैं
उम्मीद करते हैं कि ये तूफान थम जाए और जो सूरत हाल जिसका खदशा है ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो। अच्छी लीडरशिप की जिम्मेदारी यही होती है कि ना सिर्फ अपने मुल्क के लोगों का ख्याल रखे, हर चीज़ पे नज़र रखे, हर चीज़ के बारे में क्या चीज़ किस तरीके से हो रही है, कौन सा काम कहाँ पे कितना अच्छे तरीके से ऐसे तरीके से अंजाम पा रहा है, वो लीडरशिप के नॉलेज में भी होना चाहिए। उसके लिए इंस्ट्रक्शंस भी जाती रहती हैं। साथ ही साथ अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ज़ाहिर है बहुत से मामला देखने होते हैं। अभी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पे पहुंचे हैं और उनका मनसब संभालने के बाद ये पहला दौरा है। तो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान पहुंचने पे नहायत पुरतपाक अंदाज में इस्तकबाल किया गया है और बड़ा इंपॉर्टेंट ये दौरा है आज़रबाईजान का। सदर जो है आज़रबाईजान के इल्हाम अलीयोव, उनसे मुलाकात होगी वज़ीर आज़म की, 2 तरफ़ा ताउन पे बात होगी, तिजारत के फ़रोग पे बात की जाएगी और साथ ही साथ तवानाई के शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया जाएगा। और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त दौरे पे मौजूद है और ये उनका मनसब संभालने के बाद से पहला दौरा है। तो जो अपडेट्स आती जाएंगी हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। जो मुलाकातें होंगी, जो भी बातचीत होगी मुलाकातों के दौरान, उसका तज़किरा ज़रूर होगा। लेकिन हमारी कुछ इंटरेस्टिंग खबरें जो कि रोज़ हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं, उनके बारे में बात ना की जाए तो आपकी एंटरटेनमेंट का सामान कैसे होगा। तो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले हार्ट पेशेंट्स के लिए एक अच्छी खबर। साइंटिस्ट वैसे तो इम्प्रूवमेंट्स में लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स आती रहती हैं, लेकिन वो लोग जो हार्ट डिजीज़ का शिकार होते हैं, होता क्या है कि कभी कभी पूरा दिल रिप्लेस करना पड़ता है, कभी कभी उसके कुछ वॉल्व्स रिप्लेस किए जाते हैं। लेकिन साइंसदानों ने अब एक ऐसा वॉल्व बनाया है जिसको 3D प्रिंटिंग की मदद से 10 मिनट से कम वक्त में बनाया जा सकता है। अमेरिकी रियासत है मैसाचुसेट्स, जहां पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इंजीनियर समेत एक पूरी टीम ने फोकस्ड रोटरी जेट स्पिनिंग नामी तरीके का इस्तेमाल करते हुए दिल के वॉल्व्स बनाए हैं, जिन्हें दो सर्किट्स में इम्प्लांट किया गया है। और साइंसदानों ने तहकीक में अपनी टेक्निक को एक ख़ास नाम भी दिया है। गुड़िया के बाल बनाने वाली मशीन कह सकते हैं आप, जो उन्होंने ख़ास नाम दिया है बड़ा मुश्किल सा। तो ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, या आप कह लें साइंस के शोबे में, तिब के शोबे में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि आर्टिफिशियली किसी चीज़ को क्रिएट करना एक मुश्किल काम होता है। और दिल ऐसा नाजुक हिस्सा है हमारे दिल का जिसके ज़रिए हमारी पूरी ज़िंदगी कंट्रोल हो रही होती है। जब किसी का बाईपास होता है, ओपन हार्ट सर्जरी जिसको हम कहते हैं, तो दिल को एक मशीन पे मुंतकिल कर दिया जाता है। सोचे इंसान इतनी देर तक, जब तक ये प्रोसेस होता है तो इंसान मसनूई तरीके से सांस ले रहा होता है। और अब बात हो जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसका तस्करा आजकल आपको बहुत सुनने को मिलता होगा। हर जगह पे, हर प्रोग्राम में, हर टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया है। तो मेरे पास जो खबर है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से QR कोड, वैसे तो आपने बहुत से देखे होंगे, हर ऐप में कहीं ना कहीं पे QR कोड होता है, लेकिन अब ये जो QR कोड इंट्रोड्यूस करवाया गया है, इसे देख के आप हैरान इसलिए हो जाएंगे कि ये कोई आर्ट का नमूना लगता है, ये कोई आपको इंसानी शक्ल जैसा समटाइम्स लगता है। ये बड़ा डिफरेंट सा QR कोड है, ये कन्वेंशनल कोड नहीं है जो आप माजी में देखते थे। इसके अंदर कभी आपको लगेगा कि ये घर है, कभी आपको लगेगा इसके अंदर इंसान है। तो ये बहुत डिफरेंट है, ज़बरदस्त किस्म का, वेरी नाइस, आई रियली लाइक्ड इट। और QR कोड को स्कैन करते हुए आप तस्वीरों में भी खो सकते हैं समटाइम्स। ये कौन सी तस्वीर है ज़रा पता लगाया जाए। एनीवेज, अब ज़रा क्योंकि साइंस की बात हो रही है तो चांद, सूरज, सितारे हमारी कायनात में वैसे तो मौजूद है, लेकिन एक्सप्लोरेशंस हो रही हैं। कभी किसी प्लैनेट पे मज़ीद चांद निकल आते हैं, कहीं पे सूरज दरियाफ्त हो जाता है, और सूरज जो बाकी सैयारों पे होते हैं वो हमारे सैयारे से ज़्यादा बड़े भी होते हैं, ज़्यादा गर्म भी होते हैं। इसी तरह जो चांद होते हैं उनका भी हजम ज़्यादा बड़ा होता है। बड़ी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। हम समझते हैं कि हमारी कायनात बहुत बड़ी है, हमारी कायनात में जो चांद, सितारे, सूरज है, इससे बड़ी कायनात में और कोई चीज़ नहीं होगी। लेकिन क्योंकि हमारे खलाबाज इन दरियाफ्तों में लगे रहते हैं, तो कदीम तरीन एक सितारा दरियाफ्त हुआ है अभी जो हमारे पास न्यूज़ आ रही है। उसमें ये बताया गया है कि इस सितारे का वज़न सूरज से 260 गुना ज़्यादा है। अब इतनी बड़ी एक चीज़ जिसका हजम या जिसका वज़न सूरज से भी ज़्यादा है, उसको सितारे का नाम क्यों दिया गया है, ये अपने आप में एक सवाल है। माहिरीन फल्कियात ये कहते हैं कि जर्नल नेचर में शाया शुदा नई तहकीक में इंकशाफ किया गया है कि ये चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज़ की तहकीक है बेसिकली, जिसके तहत ये बताया गया है कि ये जितनी पूरी रिसर्च थी इसकी क़यादत चीन की कौमी फल्कियाती ऑब्जर्वेटरी में चीनी माहिरीन ने की है, माहिरीन फल्कियात ने। तो ये जो सितारा जो दरियाफ्त हुआ है, इसके ऊपर चांद, पानी, हवा क्या कुछ मौजूद है, ये जब पता चलेगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और इलोन मस्क की कंपनी, जिसका बहुत तस्करा रहता है, जिस पे बहुत बातचीत होती है, जिसके एक्सपेरिमेंट्स की बात होती है, उन्होंने एक बड़ा डिफरेंट काम किया है। खबरों में वैसे तो रहते ही हैं इलोन मस्क, वो नया कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उन्होंने एक 14 साला बच्चे को
एम्प्लॉयमेंट देती है। अब ये आप सोचेंगे कि वो 14 साल का बच्चा क्या करेगा, तो जनाब ये बच्चा आम बच्चा नहीं है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे इसको भर्ती किया गया है स्पेस एक्स कंपनी में। और 14 साल कायरान को जो है वो इस तरह से शामिल किया गया है साथ। इस बच्चे को 17 जून को ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। इस तरह वो यूनिवर्सिटी की 172 साल जो तारीख है उसका कम उम्र तरीन ग्रेजुएट बन जाएगा। और सोचें कि उसका रिजल्ट आने से पहले उसकी जॉब भी हो चुकी है। और दुनिया में सबसे कम उम्र में ग्रेजुएशन डिग्री हासिल करने वाले अफराद की फहरिस्त में ये बच्चा 6 से 9 नंबर के दरमियान होगा, यानी बड़े कम लोग हैं इस डिग्री के साथ। तो इस डिग्री के साथ ही उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि रिजल्ट भी आ रहा है, जॉब भी ऑफर हो गई है, तो दोनों चीज़ें साथ साथ होंगी। बस इधर वो अपनी डिग्री पकड़ेंगे, जमा कराएंगे और साथ ही उनकी एम्प्लॉयमेंट का आगाज़ हो जाएगा। क्योंकि इतनी कम उम्र में अगर उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ले ली है तो ऑब्वियसली बड़ा ज़हीन बच्चा होगा। लेकिन आप ज़हीन हो या ना हो, ख़ास तौर पे हम चूँकि मुसलमान हैं, हमारे जज्बात जो है वो कुछ ऐसी चीज़ों से वाबस्ता होते हैं कि हम अपनी ज़हानत को एक तरफ रखते हुए अपने जो बाकी मामलात होते हैं उसमें हम लोग ज़्यादा इन्वॉल्व भी होते हैं, ज़्यादा काम भी करते रहते हैं। नो डाउट जितने अजीम साइंसदान गुजरे हैं वो मुसलमान थे, बहुत बड़े बड़े साइंसदान, उनका नाम आप तारीख़ में सुनते हैं, तस्करा सुनते हैं। और साइंसदानों के साथ साथ जो आम लोग होते हैं वो भी होते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने ख़ास सलाहियतों से नवाजा होता है, वो ख़ास सलाहियत कुछ भी हो जाती है। और मेरे फादर मुझे एक बात कहा करते थे कि वो बच्चे जो हाफिज़ कुरान होते हैं, जिनके सीने में कुरान दफन होता है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ज़हीन होते हैं। इसमें भी कोई हिकमत होगी अल्लाह ताला की। एनीवेज़ आजकल चूँकि हज पे जो हमारे बहन भाई गए हुए हैं, कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, तो इबादत का सिलसिला भी जारी है। और वहाँ पे जो सहूलियात हैं वो भी हम आपको बताते रहते हैं कि सरकारी सतह पे इस वक्त बहुत ज़बरदस्त इंतज़ामात किए गए हैं, ख़ास तौर पे मिनिस्ट्री की तरफ से। तो हमने क्योंकि आपको अपडेट भी देनी होती है कि जो हमारे हाजी वहाँ पे मौजूद हैं सऊदी अरब में, उनकी एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं, वो क्या कर रहे हैं, उसके बारे में हम आपको बताते रहते हैं। लेकिन अभी क्योंकि हम एक ऐसी शख्सियत का जिक्र करने लगे हैं जिन्होंने पैदल ये फ़ासला तय किया है और हज का अमल मुकम्मल करने के लिए पहुँचे हैं, तो आपको इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं बड़ी ज़बरदस्त कि ये कैसे सारा सफ़र तय हुआ। उस्मान अरशद ने इस पर बड़ी ज़बरदस्त एक रिपोर्ट बनाई है, डिटेल आप देखिए। पाकिस्तान से सरजमीन हिजाज पहुंचने वाले नौजवान उस्मान अरशद को पाकिस्तान हज मिशन की अनथक कोशिशों से हज का वीजा मिल गया। 5400 किलोमीटर पैदल सफर तय करके उस्मान अरशद जब मक्का में पाकिस्तान हज मिशन पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। डीजी हज मिशन अब्दुल वहाब सोमरो ने उस्मान अरशद को तोहफे पेश किए। हमें बहुत खुशी हो रही है आज कि उस्मान हाजी के तौर पे इस वक्त सऊदी अरेबिया में मौजूद है। उस्मान की ख्वाहिश थी कि हज वीज़ा मिले। फिर मैंने अपनी मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट की तो सेक्रेटरी साहब वाज आल्सो काइंड इनफ, सऊदी अथॉरिटी से भी रिक्वेस्ट की हुई थी कि जब इनका वीज़ा आ जाएगा तो इनको बॉर्डर से एग्ज़िट करके फिर री एंट्री दे देंगे ताकि ये हाजी के तौर पे सऊदी अरेबिया में दाखिल हो। उस्मान अरशद ने उकाड़ा से सरजमीन हिजाज तक का सफर 6 माह और 13 दिन में तय किया। उस्मान अरशद यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा में BS बलागियात के तालिब इल्म है। उन्होंने हज वीज़ा मिलने पर पाकिस्तानी हज मिशन का शुक्रिया अदा किया। मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि मैं यानी कि जो है वो उम्रा करूंगा पहले और हज अदा जो है वो करूंगा। डीजी हज जो है उनसे मुलाकात हुई थी अब्दुल वहाब सोमरो साहब से और उन्होंने मुकम्मल यकीन दहानी करवाई मदद करने की। तो फिर जब मुझे हज का वीज़ा मिला तो फिर बहरीन के बॉर्डर से एग्जिट होकर दोबारा इंटर हुआ, तो उस हवाले से जो है वो सऊदी गवर्नमेंट ने भी फैसिलिटेट किया। उस्मान अरशद ने पाकिस्तान से ईरान, मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन का सफर अकीदत हरमैन में अपने छालों भरे कदमों से तय किया। तमाम सफरी मुश्किलात का सामना करने वाला आज मक्का मुकरमा में अल्लाह के घर पहुंच चुका है। राना फ़हीम असलम की रिपोर्ट आपने देखी। राना फ़हीम आप वहाँ पे इसीलिए मौजूद हैं कि हमें अच्छी अच्छी बातें बताते रहे। उस्मान अरशद हमारे नौजवान तालिब इल्म हैं जिन्होंने 6 माह का पैदल सफ़र करके और वो पहुँचे हैं फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए। अल्लाह ताला उनका भी हज कबूल फरमाए और उन तमाम लोगों का जो इस वक्त वहाँ पर पहुँचे। ज़ाहिर है एक मुश्किल अमल है, एक पूरे प्रोसेस से आप गुजरते हैं और फिर जब इंसान वापस आता है तो कई दिन तक वो यादें सताती हैं। वो जो शब व रोज़ इबादत का सिलसिला होता है उसमें बंदा खोया रहता है, उस प्रोसेस को रिकॉल करता रहता है और इसी तरह ज़िंदगी बदल जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ, नासा चलते हैं ज़रा। स्पेस एक्स के बारे में भी हम बात कर रहे थे, तो नासा में क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कौन सी खबरें स्पेस से हमारे पास आ रही हैं, उसके बारे में आपको बताती हूँ। खला में उगने वाले फूलों की तस्वीर शेयर की गई हैं। हमने इससे पहले नहीं सुना था कि खला में फूल उगते हों, लेकिन जनाब वहाँ पे पहले टमाटर उगे थे, अब फूल भी उग गए हैं। साइंसदान और रिसर्चर्स मुसलसल खला और कायनात के वसी दायरों में हैरत अंगेज़ दरियाफ्तें करते रहते हैं। उनकी नुमायाँ कामयाबियों में हमारे सियारे से बाहर पौधों की काश्त की
कोशिश जारी है। वहाँ पे जो पौधे उगते हैं उनका रंग और उनका जायका, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, ये अभी तक एक सवाल है। इस ताक़ुब में एक काबिल ज़िक्र फ़तह इस वक्त हुई जब नासा ने बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर उगाए हुए फूल की एक दम तोड़ देने वाली तस्वीर की नकाब कुशाई की। और ये ताज़ा तरीन जो इंकशाफ है ये खलाई बागबानी की हदूद को आगे बढ़ाने में साइंसदानों की ज़हानत और लगन को जाहिर करता है। और नासा ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि ये बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर वेजी की सहूलत के हिस्से के तौर पर मदार में उगाई गई थी। और अब देखें, ये सूरजमुखी जैसा फूल था जो हमने देखा, अभी टमाटर इससे पहले हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्या उगता है, मुझे लगता है कभी ऐसा भी ज़माना आएगा कि गंदम और चावल भी काश्त होना शुरू हो जाएंगे और फिर हम कहेंगे कि ज़मीन पे ख़रीदनी चीज़ें ज़रा मुश्किल है तो आसमान से मंगवाते हैं, यानी खला से मंगवाते हैं। और इंग्लैंड में नायाब मछली के बारे में आपको बताती हूँ मैं। 4 नायाब व्हेल मछलियों को एक साथ तैरते हुए देखा गया है। अब ये नायाब क्यों है? ज़ाहिर है इनके फीचर्स डिफरेंट हैं, इनकी जिसामत डिफरेंट है। साइंसदान ये कहते हैं कि आमतौर पे एक नायाब मछली को देखना बहुत बड़ी कामयाबी होती है, मतलब ये बहुत रेयर होती हैं, ये इतनी आसानी से नज़र नहीं आती। और समंदर चूँकि बहुत बड़ा होता है तो ये फिर एक बहुत बड़ी कामयाबी हुई। 4 नायाब व्हेल मछलियाँ एक साथ देखना नहायत खूबसूरत नज़ारा है जिसको कैप्चर किया गया, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त। और इसके अलावा जो व्हेल्स हैं उनको न्यू इंग्लैंड एक्वेरियम के मुहक्किकीन ने नॉनटिकेट से 40 मील जनूब में एक फ़ज़ाई व्यू के दौरान देखा है। तो इस व्यू को आप भी देख रहे हैं, बस आप भी इतना ही देख सकते हैं क्योंकि व्हेल की सिर्फ टेल नज़र आ रही होती है। व्हेल तो पानी के अंदर होती है, वो जब डाइव करती है सिर्फ तब नज़र आती है। अच्छा, अब आपने कभी ये सोचा है कि अगर आप दुनिया से खुदा न खास्ता चले जाएं तो आप ज़िंदा हो सकते हैं? वैसे तो ऐसे वाक़यात हमें सुनने को मिलते रहते हैं, पता नहीं इसमें क्या हिकमत होती है कि एक इंसान दुनिया से जा चुका हो और वापस आ जाए। ऐसा एक वाक़या पेश आया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 76 साला खातून थी और खातून को मुर्दा करार दे दिया गया था। और हुआ क्या कि 2 रोज़ के बाद वो अपने जनाजे के दौरान ज़िंदा हो गई। डॉक्टर्स ने कहा कि इनकी डेथ हो चुकी है, उनके आखिरी रसूमात का इंतज़ाम किया गया, सारी तैयारियां हो चुकी थी, ताबूत तैयार हो चुका था। और एक्वाडोर के इलाके में ये वाक़या पेश आया जहाँ पे जनाब जब तदफीन के लिए ताबूत तैयार किया गया, आखिरी रसूमात चल रही थी तो खातून ने बाएं हाथ से ज़ोर ज़ोर से नॉक करना शुरू कर दिया इस ताबूत को और पता चला खातून जिंदा है। अब जिस हॉस्पिटल ने उनको 2 दिन पहले मुर्दा करार दिया था उसी हॉस्पिटल में खातून का इलाज भी जारी है। ये भी अपनी नौयत का वैसे एक बड़ा रेयर वाक़या है कि मतलब जब ताबूत के अंदर डाला तो ठीक 5 घंटे के बाद आवाज़ें आना शुरू होगी। वैसे 2 दिन पहले उनकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन ज़ाहिर है वहाँ पे आखिरी रसूमात में टाइम लगता होगा। और अब आपको बताते हैं कुछ और चीज़ें टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल से मुतालिक, और वो भी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बताना ज़रूरी है कि हमारे इन्वायरमेंट को अगर हम साफ़ नहीं रखेंगे तो हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। अब इन्वायरमेंट को सांस लेने के लिए, इन्वायरमेंट को अच्छा रखने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बहुत अच्छा इनिशिएटिव खास तौर पे पीटीवी के प्लेटफॉर्म से, दैट इज़ प्लैनेट चैम्प्स, आपने देखा होगा, जिसमें छोटे बच्चे ना सिर्फ अवेयरनेस देते हैं माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए, मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट है, बड़ी डिफरेंट चीज़ें इसमें हो रही होती हैं, इसमें तफरी भी होती है, एंटरटेनमेंट और एजुकेट करना भी एक पर्पज़ होता है। तो हमने एक रिपोर्ट तैयार की है और रिपोर्ट बनाई है जनाब इमाद अवान ने, आप रिपोर्ट देखिए। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और उसके बचाव के लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशें अपनी जगह, लेकिन इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए इनफरादी सतह पर काविशों का होना ज़िंदा माशरों का हुस्न होती हैं। मशहूर आर्टिस्ट और गुलकार हारून अहमद बुरका एवेंचर्स के बाद अब ला रहे हैं प्लैनेट चैम्प, एक ऐसी एनिमेटेड सीरीज़ जिसका मौजू है माहौल और उससे वाबस्ता मसाइल। पीटीवी 5 मिनट दौरानिये की इस सीरीज़ को 10 किस्तों में दिखाएगा अपने नाजरीन को, ताकि बच्चों के ज़रिए बड़ों को बताया जाए कि माहौल दुश्मनी हमारे लिए ठीक नहीं। मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट शो है, आजकल पीटीवी पे चल रहा है। हम ये चाहते हैं कि अच्छे अच्छे मैसेजेस जाएं बच्चों को, इंटरटेन भी हो एंड साथ साथ सीखें और ख़ुद नॉट ओनली खुद ये चेंजेस लेकर आएँ कि अपने बड़ों को भी बताएं। प्लैनेट चैम्प में बताया गया है कि जंगलात के तहफ़्फ़ुज़, शजरकारी, काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए का इस्तेमाल और हवाई व ज़मीनी आलूदगी का सबब बनने वाले विलन तो अगर हम खुद हैं तो अपने रवैये दुरुस्त कैसे करने हैं। कार्टून फिल्म में शाज़िल का किरदार अदा करने वाले अहमद अली ने नेशनल प्रेस क्लब में बच्चों के हमरा स्क्रीनिंग में शिरकत की और आखिर में अपने किरदार के बारे में भी बताया। इसमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशन है, सो ऐसा ही है कि बच्चे शायद खुद एक्ट करना शुरू हो जाएं, उससे शायद बड़े सीख जाएं।
अपने बच्चों को आलूदगी से पाक माहौल देना अगर हमारी तरजीह में शामिल है तो ये सीरीज़ आपको तालीम के साथ वो शऊर भी दे सकती है जिसकी मदद से माहौलियाती चैलेंजेस पर काबू पाना नामुमकिन नहीं रहेगा। दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता और इसी तरह माहौलियाती चैलेंजेस जो हैं उन पे भी काबू पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। हमें सिर्फ अपनी आने वाली नस्लों को एजुकेट करना है, अवेयर करना है, उनको मसाइल बताने के साथ साथ हल भी बताना है। हल की तरफ अभी से जाएंगे तो मामलात सेटल डाउन हो जाएंगे। और अब मेरे पास एक न्यूज़ है बड़ी ज़बरदस्त। आदाद व शुमार का निगरान इदारा है डाटा वॉच डॉग, उसने पेश गोई की है कि मुस्तकबिल में मुख्तलिफ कंपनीज मुलाजमीन पर नज़र रखने या उनका इंतखाब करने के लिए दिमाग की निगरानी करने वाली टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अब क्या सोच रहे हैं ये भी अब देखा जा सकेगा। माहिरीन के मुताबिक मुस्तकबिल करीब में न्यूरो टेक्नोलॉजी को मुमकिना तौर पर काम की जगहों पर हिफाजत, पैदावारी सलाहियत और अगले 4 से 5 साल में नई भर्तियों के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे मतलब बहुत सारी जॉब्स ऐसी है ना कि रिप्लेस हो रही है। अब इंटरव्यूज़ होते हैं तो इंटरव्यूज़ में क्या होता है, नॉर्मली इंटरव्यू से पहले ये देखा जाता है कि कैंडिडेट एलिजिबल है या नहीं। उसके लिए एक पूरा पैनल होता है, उसमें एक HR का बंदा होता है, एक मुतल्लिका डिपार्टमेंट का बंदा होता है, एक कोई हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो अब ये सारा काम अगर टेक्नोलॉजी ने करना है, अगर ये सारी चीज़ें असेस भी टेक्नोलॉजी ने करनी है, तो फिर सोचें कि ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट कम होगी, मतलब एम्प्लॉयमेंट जॉब ही कम होगी ना, आपके रोज़गार के मौके तंग होते जाएंगे। एनीवेज, आज का जो दिन है बड़ा ही ख़ास दिन है। ख़ास दिन इसलिए है कि 15 जून को अक़वाम मुत्तहिदा ने डेडिकेट किया है मुअम्मर अफराद के लिए, बुज़ुर्ग अफराद के लिए, उनसे बदसलूकी के जो वाक़यात हैं उसके ख़िलाफ़ आगाही फ़राहम करने के लिए। तो आज के दिन के हवाले से हम बात करेंगे कि हमारे तमाम लोगों के घर में बुजुर्ग मौजूद होते हैं, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं कि ये जो बदसलूकी का एक फैक्टर हम देखते हैं, हमारा जो सब कॉन्टिनेंट का एक लिटरेचर का पहलू भी आता है कि हमारे अदब में हमें क्या बताया गया, हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हमने क्या लिया, अपने माशरे से हमने क्या लिया, और फिर एक ऐसा कल्चर परवान चढ़ा। उन बुज़ुर्ग अफराद की बात हो रही है जो निगलेक्टेड हैं इस वक्त, हमें उसको नॉर्मलाइज करना है। कुछ बुज़ुर्ग अफराद ऐसे भी हैं जो कतई नज़र एज फैक्टर के बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे शोबों में अच्छी अच्छी पोस्टों पे हमें नज़र आते हैं, उनका काम भी नज़र आता है, उनका नाम भी नज़र आता है, और वो उम्र के आखिरी दिनों तक भी, यानी कुछ ऐसे लोग थे जिनकी ज़्यादा उम्र होने के बावजूद, सेहत के मसाइल होने के बावजूद वो काम में एक्टिव रहे, और जब तक उनकी डेथ हुई उस वक्त तक वो एक्टिव थे। अब्दुल सत्तार ईदी साहब का एक बड़ा नाम था कि उनकी उम्र का जो भी हिस्सा था वो सेहत के मसाइल से दो चार थे, लेकिन उन्होंने अपने काम को नहीं छोड़ा। इस तरह के कई नाम हैं, लेकिन हमारे घरों में जो बुजुर्ग हैं हमें उनको लुक आफ्टर कैसे करना है, इस पर आज बड़ी तफसील से बात करेंगे, क्योंकि 10 साल के बाद शायद आप भी बूढ़े हो जाएं, 10 साल के बाद शायद मैं भी उस हिस्से में होंगी कि मुझे तवज्जो की ज़रूरत होगी। इस तवज्जो के लिए अगर हम अपनी आने वाली नस्लों को एजुकेट नहीं करेंगे तो फिर मसाइल सिर्फ आने वाली नस्ल के लिए नहीं, हमारे लिए भी होंगे, हमसे पिछली जनरेशन्स के लिए भी होंगे। बात होगी बड़ी तफसील से, ब्रेक के बाद मेहमान भी मौजूद होंगे और नजम को भी आप देख सकेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मैजिक हो गया, नजम इज हियर। बस देख लें, यही होता है सूरत हाल, है ना, ब्रेक होती है तो ऐसे हो जाता है। एनीवेज, हम बात करने वाले थे बुजुर्ग अफराद से मुतालिक, उनके साथ जो बदसलूकी हमें माशरे में नज़र आती है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स का हमने जिक्र किया। हम हमेशा ड्रामाज में, फिल्मों में देखते हैं नजम कि किसी बूढ़े इंसान को हमेशा कमज़ोर दिखाया जाता है, जिसकी उम्र ज़्यादा है उसको बेबस दिखाते हैं, लाचार दिखाते हैं, उसे रोते हुए दिखाते हैं, खा वो मर्द है या औरत है। और नॉर्मली ओल्ड एज होम्स में हम देखते हैं जहाँ पे जो ख़वातीन होती हैं, जो मर्द भी होते हैं वहाँ पे,
उनको मुख्तलिफ त्योहारों पे, ईद के दिन या फिर आप देख लें कोई मदर्स डे पे, फादर्स डे पे हम दिखाते हैं कि वो बड़ी बेबसी से अपनी औलाद का इंतजार कर रहे हैं। हकीकत ऐसी नहीं है, हमें इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करना है। अगर कोई शख्स अपनी औलाद के साथ नहीं रह रहा उम्र के किसी भी हिस्से में, उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है, वो एक कारामद फ़र्द के तौर पे अपनी एक अच्छी बेहतर खूबसूरत ज़िंदगी गुजार सकता है। उसकी इंजॉयमेंट के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। अगर एक ओल्ड एज होम में ये तमाम लोग इकट्ठे रहते हैं, एक फैमिली की तरह हो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे हम ऑफिस में इकट्ठे रहते हैं, तो उस दौरान खेल कूद भी होती है, हंसी मजाक भी होता है, बातचीत भी होती है। इवन घर में भी ऐसे होता है कि बुजुर्ग अफराद के साथ खुशी और गमी का माहौल मिला जुला सा रहता है। इसी तरह बिल्कुल। और अगर आप इस तरह देखें सलमा, इसको थोड़ा सा और हम लोग देखें तो कल की अगर हम वर्कशॉप का भी जिक्र करें जो ख़ास तौर पे हम लोगों ने अटेंड की थी, और उसमें भी यही हम लोगों ने सीखा कि मीडिया को भी बहुत ज़रूरी है, चाहे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हम लोग बात करें, चाहे हमारी ये सहाफ़ी बरादरी की बात करें, कि हम लोग भी जब मीडिया एंगल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जब स्टोरी लिख रहे होते हैं, तो ख़ास तौर पर उसमें इस एंगल का ख़ास ख्याल रखा करें कि ज़रूरी नहीं है कि हर बुज़ुर्ग फ़र्द जो है वो अपने घर से तंग हो या उस माशरे में वो तंग ज़िंदगी गुजार रहा हो। हाँ, लेकिन हम हमेशा इसी तरीके से पोर्ट्रे करते हैं कि कोई बुजुर्ग शख्सियत है तो वो अकेली बैठी अपने फैमिली वालों का इंतजार कर और रहे हैं। नजम, एक शिकवा जो माशरे से भी बनता है और हमारी नौजवान नस्ल से भी बनता है, हम नौजवानों को देखते हैं, उन्होंने यूथ काउंसिल बना ली, यूथ असेंबली बना ली, यूथ के लिए बहुत से फोरम बना लिए। ओल्ड एज फोरम क्यों नहीं है, ओल्ड एज असेंबली क्यों नहीं है, ओल्डर पीपल के लिए अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं है, जहाँ पे उनके मसाइल एड्रेस हों, जहाँ पे उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया करें, उनका सोल्यूशन दिया जाए। ये सारी चीज़ों पर हमें भी काम करने की ज़रूरत है, अदरवाइज हम अपनी आने वाली नस्ल में शायद एक अच्छी वैल्यू ट्रांसफर ना कर तो ख़वातीन और हज़रात, इसी के ऊपर बात करेंगे और इसी के ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब बशीर चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसी तबीयत? अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। अच्छा बशीर साहब, ये बताइएगा, जिस तरीके से हमने कल भी कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया और सुना इस बात को, कितना ज़रूरी है इस वक्त हमारी आने वाली जनरेशन को, और ख़ास तौर पर जो इस वक्त जनरेशन मौजूद है जिनके हाथ में भागदौड़ है मुल्क की, उनको ये बताना कि जो सरमाया है हमारा वो हमारे बुज़ुर्ग हैं और उनसे सीखने को हमेशा मिलता है अगर आप सच्ची लगन लेकर जाएं और सीखने की कुछ कोशिश करें। जी बिल्कुल, देखें जिस तरह से आज का ये दिन मनाया जा रहा है, बुज़ुर्ग अफराद के ख़िलाफ़ जो अब्यूज़ होता है उससे या बदसलूकी जो होती है उसको, उसके अगेंस्ट अवेयरनेस जो है वो पैदा की जाए, ताकि लोग जो है वो अवेयर हों कि अपने बुज़ुर्गों का ख्याल कैसे रखना है। एग्जैक्टली जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, इस सोसाइटी में बुज़ुर्गों को एक ख़ास मकाम हासिल है। हमारे घरों के अंदर जो है वो बुज़ुर्गों की वो एक कहा यह जाता है कि अगर कोई बुज़ुर्ग घर में सिर्फ चारपाई पर बैठा है तो वो भी घर वालों के लिए एक साया है, शजर सायादार है। तो वो होता है क्योंकि वो इसलिए भी होता है कि घर में जब भी डिस्प्यूट होगा, बच्चे आपस में लड़ेंगे, भाई आपस में लड़ेंगे, तो उसमें जो उस सिचुएशन से निकलने के लिए जो वाहिद फोरम है, जो बड़ी अदालत है, वो बुजुर्ग होंगे। तो इसलिए उन बुजुर्गों का एहतराम और उनका ख्याल रखना हमारी ज़रूरत भी है, मजबूरी भी है और हुक्म भी है हमारे ऊपर। तो हमें उनको जो है वो प्रोटेक्ट भी करना है हर लिहाज से, उनको उनके जो जायज़ हकूक़ हैं उनका भी ख्याल रखना है, उनकी सेहत के जो मामलात हैं उनको भी लुक आफ्टर करना है। तो यकीनन ये जिस तरह सलमा ने जिक्र किया कि ये एक उनके पास कोई फ़ोरम बचता नहीं है, सिवाय इसके कि उनको बिठा दिया जाता है और वो, लेकिन ये कि एटलीस्ट घरों के अंदर जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें अपने बुजुर्गों को ये नहीं कहना चाहिए कि आप कुछ नहीं जानते, आपको नहीं पता, क्योंकि जो उनको पता होता नई नई जवानी आ रही होती है, जो उनको पता होता है वो शायद हमें पता नहीं होता। ज़माने के जो थपेड़े उन्होंने सहे होते हैं वो शायद हमने नहीं सहे होते, क्योंकि हम उनके हाथों में होते हैं। कितनी सख्त हुआ करती थी, आज के बुजुर्गों को या आज की नौजवान नस्ल को जो माशरा मिला, जो टेक्नोलॉजी मिली, जो सहूलियात मिली, वो हमसे पहले बुजुर्गों के पास नहीं थी। कई किलोमीटर तक पैदल चलना, बहुत ज़्यादा मुशक्क़त करना, ये सारे काम उन्होंने किए। अब ज़रा बात करते हैं, लिटरेचर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है सब कॉन्टिनेंट के लिटरेचर की। बशीर साहब, मैं इसलिए बात करूँगी कि हमारी ज़बानें मिलती हैं, सकाफ़त मिलती जुलती है, हम बड़े अरसे तक इकट्ठे रहे। आप मंटो के अफसाने देख लें, इस्मत चुगताई को देख लें, आप शायरी को उठा के देख लें, बड़े बड़े नाम। लफ्ज़ क्या इस्तेमाल होते हैं, बूढ़ा, बुढ़िया, उधेड़ उम्र, उम्र रसीदा, ये अल्फाज अगर हमने इंजेक्ट किए अपनी नौजवान नस्ल को, अब हम चाहते हैं कि एक रिस्पेक्टेबल लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, दैट इज़ बुजुर्ग। अब बुजुर्ग से हम ये सोचते हैं, जब एक इमेज बनाया जाता है
कहा जाता है नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग, क्या जिनका चेहरा नूरानी है सिर्फ वो बुजुर्ग हैं? क्या बाकी अफराद जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है उनको बुजुर्ग कहलवाए जाने का हक नहीं है? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक है लिटरेचर, लिटरेचर में इस तरह की चीज़ें जो है वो डिस्कस होती हैं। लिटरेचर में जो एडजेक्टिव है वो इस्तेमाल जब होता है तो उसका रंग बढ़ता है। और एक चीज़ है सहाफ़त, जब हम खबर लिख रहे हैं, खबर लिखते हुए जब हम किसी पे जजमेंट देते हैं तो हम अपनी खबर की जो इम्पार्शलिटी है उसको ख़त्म कर देते हैं। जो सहाफ़ती ज़ुबान है और जो अदब की ज़ुबान है, ये दो अलग अलग ज़ुबानें हैं। अच्छा। अदब की ज़ुबान में जो बशीर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन आज की सहाफ़त में आपको लिटरेचर की झलक नज़र नहीं आती इमोशंस डालने के लिए? आती है, बिल्कुल आती है, लेकिन उसमें देखिए हर एक का अपना अपना देखने का पर्सपेक्टिव है। और लेकिन जो आपका पॉइंट है वो बड़ा वैलिड है कि हमें ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, ना कि हमें एडजेक्टिव डाल के उसमें रंग भरने चाहिए और लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। जिस तरह आपने शुरू में कहा कि ओल्ड एज होम्स में लोगों के आंसू दिखाए जाते हैं, उनका रोना धोना दिखाया जाता है। मुझे याद पड़ता है कि मैं जब मैंने मदर्स डे पे शायद 2 रिपोर्ट्स बनाई हैं अपने पूरे कैरियर में। अच्छा। जो पहली मैंने रिपोर्ट बनाई थी वो मैंने बनाई थी वर्किंग मदर पे, कि एक माँ जो काम करती है और जाहिर है और अपने बच्चे भी संभालती है, अपना घर भी संभालती है और अपना काम भी संभालती है। मैंने उन पे रिपोर्ट बनाई, एक इनकरेजिंग रिपोर्ट थी उस माँ के लिए जो ये सारे काम कर रही थी। जो दूसरी रिपोर्ट मैंने बनाई थी वो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, वो ये थी कि एक माँ जिसका बेटा नहीं है लेकिन उसने 5 बेटियों को पाला और बहुत अच्छे तरीके से पाला। क्या बात है। तो ये हर एक का अपना देखने का एक एंगल है। मैंने ये सोचा कि मैं उस माँ को क्यों ना प्रमोट करूं जिसने 5 बेटियों को पाला और मुआशरे का एक कारआमद शहरी बनाया। तो मैंने उनको प्रमोट किया। लोग जाते हैं ओल्ड एज होम में जाते हैं, जाके उनका रोना धोना दिखाते हैं, बच्चा नहीं आया, बेटा छोड़ गया, बेटी नहीं आई, या दामाद ने घर से निकाल दिया। तो इस तरह के जो सीन्स हैं वो दिखाते हैं, तो वो बदसलूकी दिखाते हैं। शायद उनका भी दिखाने का मकसद ये होता है कि इस तरह के रवैयों से बचा जाए या बुजुर्गों को बचाया जाए। लेकिन जाहिर है उसमें इमोशंस आ जाते हैं, सारा कुछ होता है और लोग उसको देखते भी हैं। अगर आप आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर आप ये देखें कि ओल्ड एज होम्स वाले अपने अपने फेसबुक पेजेस पे जो है वो बुजुर्गों की वीडियोस डालते हैं, तो वो उन घरों की वीडियोस डालते हैं, तो वो लोग देख रहे होते हैं। जब तो उस जगह पे आके हर फर्द जो है वो रुक जाएगा, वो देखेगा, क्योंकि उसमें एक स्टोरी है, क्योंकि इमोशनल एलिमेंट है, ह्यूमन एलिमेंट है, वो उसको देखेगा। लेकिन जिक्र करना जो है वो ज़रूरी है। जब हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं तो उस पॉजिटिविटी में यहाँ एक ओल्ड एज होम है, मैंने फेसबुक पे ही उसको देखा है, फातिमा ओल्ड एज होम है। वहाँ पे जितने लोग रहते हैं, जितनी ख़वातीन रहती हैं, वो हर वक्त उनको प्रमोट करते रहते हैं, हर वक्त उनको एक अच्छा शहरी दिखाने की कोशिश करते हैं, उनकी खुशियाँ दिखाने की शेयर करते हैं, खाना बनाना सिखा रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, उम्रे पे गए हैं, सब ये वही वाले, हाँ मैं वही जिक्र करने लगा था, उम्रे मतलब पे मुझे बहुत उनका अच्छा काम काम पसंद कर आया। रहे मैं उनको हैं, no जानता doubt। नहीं हूँ, मैं उनको कभी उनके पास Likewise, विजिट नहीं किया, likewise। लेकिन ये कि मुझे उनका जो काम है वो बहुत अच्छा पसंद लगता आया है, है, हाँ। क्योंकि वो ये नहीं है, ईद उनकी पे महरूमियाँ तोहफे- नहीं दिखाते। ईद पे तोहफे तकसीम तोहफे करना और तकसीम फिर करते हैं। उनको पैसे पहले से दे के, जी जी, मतलब कि हर माहाना उनको पैसे भी दिए जाते हैं और फिर जबरदस्ती उनसे ईदी का तकाजा करना कर रहे कि हैं, उनको रमजान अभी सहरी भी इफ्तारी हो रही है, हाँ, कि वो अभी भी उनको ये एहसास दिलाना कि आप लोग इम्पोर्टेंट है और आप लोगों से हमें चाहिए ईदी। ये इस तरह के रवैये जो है ना उनको और promote हम करना एक बुजुर्गों में, सॉरी नजम, मुझे एक बात याद आ रही है कि हमने बुजुर्गों में भी बड़ी वेरिएशन देखी है उनके काम में। अब्दुल सत्तार ईदी साहब को उम्र के आखिरी हिस्से में भी डोनेशंस लेते देखा है, रेशमा को हमने उम्र के आखिरी हिस्से में भी गाते देखते हैं, ऑल्दो उनको थ्रोट कैंसर था उसके बावजूद वो उसके लिए एफर्ट करती थी। ये ऐसे लोग नहीं थे जो लाचार हों या मजबूर हों या जिनके लिए बहुत मतलब हालात ख़राब हो। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इसी तरह गुजारी और आखिरी हिस्से में भी इसी तरह गुजार रहे थे। तो क्या बाकी लोगों के लिए हम ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे सकते? हम अपने घर के बुजुर्ग को एक कोने में बिठा देते हैं, ये शुगर का मरीज़, ऐसे कोई काम नहीं कराना, ये बस पड़ा रहेगा। देखिए, बुजुर्ग जो होते हैं ना, मैंने कल भी जिक्र किया था, सॉरी मुझे ज़रा खांसी का मसला है, कल भी जिक्र किया था कि बुजुर्ग बड़ी जो है ना वो उनकी नसीहत और उनका तजर्बा बड़ा काम आता है। मेरे अपने घर की मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि मैंने एक कंस्ट्रक्शन का काम घर पे शुरू किया, तो मैं अपने छोटे भाई को पैसे दे के आया कि ये मामला देख लेना। लेकिन मेरे वाले साहब ने फ़ोन किया मुझे और उन्होंने कहा कि यार वो काम तुमने शुरू किया है, पैसे नहीं दे के गए। तो मैंने कहा मैं छोटे भाई को दे के आया हूँ पैसे, बोल कर रहा। तो उन्होंने मुझे
तंजन कहा कि तुम इतने बड़े हो गए हो। तो मैंने खैर छोटे भाई से ये कहा कि आप पैसे जो है वो उनको दे दें। वो पैसे दे दिए गए, मकान मुकम्मल हो गया। तो मैंने अपना हिसाब लगाया कि अगर ये काम मेरा छोटा भाई कर रहा होता और मैं उसे यहाँ से पैसे भेज रहा होता तो शायद 3 गुना ज़्यादा पैसे जो है वो लगते और मैं पूरे ही ना कर पाता। और जो बुज़ुर्ग थे, वालिद साहब थे, उन्होंने उस मकाम को इस तरह से मैनेज किया कि मिस्त्री भी खुश, ठेकेदार भी खुश, जिनसे मटेरियल आ रहा है, वेंडर्स वो भी खुश, और बड़े अच्छे तरीके से जो है वो मैनेज हुआ। तो ये उनकी जो विजन है, जो उनकी बसीरत है, जो उनका तजर्बा है, आप उससे इनकार कर ही नहीं सकते। और वो चाहे सोसाइटी के किसी भी हिस्से से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अगर किसी झुग्गी में रहने वाला ख़ानदान है, उनका बुज़ुर्ग है, या किसी सेठ का वालिद है, उन सब का जो विजन है अपनी अपनी जगह पे, वो उसका कोई मैच नहीं है। क्योंकि वो वही बात है कि उन्होंने ज़िंदगी के सारे रंग देखे होते हैं, सारा कुछ सहा होता है। वो जो आपको बताएंगे, वो जो आपको सिखाएंगे, उसका कोई बदल नहीं है। अच्छा बशीर भाई, ये हमने अभी तक जिक्र किया हमारे मीडिया से रिलेटेड भी, लेकिन अगर हम आम आदमी की ज़िंदगी में देखें और उसके इर्द गिर्द ऐसे शख्सियात मौजूद हैं जिनका अदब लाजमी है और ख़ास तौर पर सीखने के लिए हमारे लिए बेहतरी होगी, तो क्या एलिमेंट्स हैं जो आपको लगता है, जिस तरीके से हमने कल भी जिक्र किया कि टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हो गई है, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, हम लोग नए नए अल्फाज सीख रहे हैं, मुख्तलिफ ज़बानें सीख रहे हैं, लेकिन वहाँ पर वो हमारी शख्सियात जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है लेकिन आजकल की टेक्नोलॉजी को वो समझ नहीं पा रहे, एक आम शहरी, एक आम आदमी ने कैसे जो है वो रखना है? देखिए, ये तो तरबियत का मामला है। तरबियत का मामला ऐसे है सॉरी वो ये है कि एक बुज़ुर्ग है जो आपकी टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ नहीं है, जो मौजूदा मामलात से वाकिफ़ नहीं है, और एक आप हैं, और इसके बाद हमारे बच्चे हैं जो हमसे शायद आगे निकल चुके हैं, 6 साल की उम्र में भी हमसे आगे हैं। मैं अपने बच्चों से नई नई चीज़ें सीखता हूँ। तो अब इसमें जो आप हैं, आपने अपनी नई नस्ल और अपने बुज़ुर्गों के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा करना है। आपने बताना है कि आपने उनके साथ किस तरह से गुजारना है, वक्त गुजारना है, और किस तरह से आपने उनके बातों पे रिएक्ट करना है। मैं आपको अपने घर की मिसाल देता हूँ कि मेरे साथ मेरी मदर इन लॉ रहती है। हमने उनको ज़बरदस्ती अपने साथ रखा हुआ है, उसके बरकत के तौर पे, रहमत के तौर पे। तो वो, अब मेरे बच्चे छोटे हैं, तो बाज़ औक़ात ज़ाहिर है वो कोई बात कहती हैं तो वो नहीं मानते या नहीं सुनते। तो मैंने उनको अक्सर ये बात कहता हूँ कि अम्मा जी जो हैं वो मामा को भी नाराज़ हो सकती हैं, बाबा को भी नाराज़ हो सकती हैं, ना मामा बोल सकती हैं ना बाबा बोल सकते हैं, और आपने भी उनकी हर बात को जो है वो मानना और सुनना है। जब आप उनको ये ट्रेन करेंगे कि जब अगर मैं आपका बाप हूँ और फ़लाँ बंदा या फ़लाँ बुज़ुर्ग मुझे झिड़क सकता है, मुझे मार सकता है, तो आप तो मुझसे छोटे हैं, तो बच्चों का जो माइंड है वो बनता जाता है अपने उस रिश्ते की तरफ कि हाँ जी, इस रिश्ते का ये मकाम है। आपने उस रिश्ते का मकाम उनको बावर कराना है, और ये हर माँ बाप की जिम्मेदारी है। अच्छा, एक और चीज़ ये कि हमने ये भी देख लिया है कि हम उनकी सेहत का ख्याल रखते हैं, हम उनको खाना वक्त पे देते हैं, हम उनकी खिदमत करते हैं घर की हद तक, और हम समझते हैं कि अपनी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। उनके लिए इंजॉयमेंट का सामान पैदा करना, बाहर लेकर उनको पार्क में जाना, कभी ये भी सोचना कि हमारे साथ ये थोड़ी सी हाइक करेंगे तो इनको कितना अच्छा लगेगा, या ये नहीं भी कर सकते तो इनको इनकरेजमेंट देनी कि आप करेंगे, आप मेरे साथ जाएंगे, मेरी जिद है कि आप चलेंगे मेरे साथ। तो ये उनके अंदर कितनी ज़िंदगी दोबारा से जगाने की जो है ना वो बात होती है, ये बहुत ज़रूरी है। उसकी एक वजह ये भी है कि बुज़ुर्ग इस स्टेज पे आके वो सुस्त भी हो जाते हैं, और उनकी हड्डियां भी दर्द करती हैं, चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, वो नहीं निकलते, वो कहते हैं नहीं मैं ठीक हूँ, आप चले जाओ, मैं घर पे ही रहूँगा या मैं रहूँगी, इसी तरह आप जाओ, आप बच्चों को ले जाओ या ना जाओ। वो ये भी कह सकते, तकाजा कर देते हैं कि या ना जाओ। तो ऐसी सूरत में जो है ना वो आपको उनके लेवल पे जाके, और वो ये कहते हैं ना कि बुजुर्ग जब बंदा हो जाता है ना, और ख़ास तौर पर जब वो बैठ जाता है तो वो बच्चा हो जाता है। True. तो आपने उसको बच्चे के तौर पे ट्रीट करना है, उनके बिहेवियर को स्टडी करना है, और जब आप उनके बिहेवियर को स्टडी करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपने उनके साथ कैसे ट्रीट करना है, उनको कैसे उनके साथ बिहेव करना है। और फिर ये कि
जब आप रिएक्ट करेंगे उनकी किसी बात पे तो वो हर्ट होंगे। सारी बात है। ये सबसे बड़ी चीज़ है नोट करने की कि बुज़ुर्गों की किसी बात पे, ख़ास तौर पर वो बुज़ुर्ग जो बैठे हुए हैं जिनके टांगों में दर्द है, कमर में दर्द है, या वो किसी खांसी के मसले का शिकार हैं, और ये हमारी सोसाइटी में कॉमन है। हमारा जो कहते हैं कि इन्वायरमेंट ही ऐसा है कि हम एक ख़ास उम्र के बाद बीमार होना शुरू हो जाते हैं, और उनको स्टडी करके जो है वो रिएक्ट नहीं करेंगे तो वो आपके साथ खुश रहेंगे। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि बुज़ुर्ग जो है वो चारपाई पे पड़े हैं, लेकिन उनका आपस के अंदर मिजाज जो है वो बहुत अपने बच्चों के साथ दोस्ती और मिजाज ऐसा है कि वो वहाँ पड़े हुए भी खुश हैं, क्योंकि बच्चों ने उनका ख्याल भी रखा है और उनके मिजाज के मुताबिक उनको ट्रीट भी किया है और उनके साथ और खुशखबरियाँ मेरे भी घर में करते एक हैं। ऐसा बच्चा मेरी नानी अम्मा थी, बिल्कुल ऐसे ही वो चारपाई पे होती थी और बच्चों के साथ उनका मजाक वगैरह चलता रहता था। हाँ, इसी तरह यही है। बहुत शुक्रिया बशीर भाई बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा गुफ्तगू करके, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी गुफ्तगू से लोगों ने भी हासिल किया होगा कुछ ना कुछ। और ये तमाम ही जो इस वक्त देखने वाले हमारे नाज़रीन हैं उनके लिए रिक्वेस्ट है मेरी कि अपने बुज़ुर्गों के साथ वक्त तो स्पेंड करें, लेकिन उसको क्वालिटी टाइम बनाने की कोशिश करें। ये नहीं कि बस उनके साथ बैठकर उनकी बातों पे हाँ जी, उनको बेशक हाँ जी। व्हील चेयर पे बिठा नहीं, के नहीं, बाहर ले जाया ये करें भी मोबाइल होता है में। कि साथ बैठ के हाँ जी हाँ, जी अच्छा ये नहीं ये मोबाइल ने आधी जिंदगी तो इससे मुश्किल कर थोड़ा दी सा जो है ना वो निकलें और ज़रा उनकी बात सुने। यकीन माने बहुत मज़ा आएगा, उनसे ज़बरदस्ती उनके किस्से सुने जवानी के, बहुत आपको लोगों को सीखने को मिलेगा। न्यूज़ ब्रेक, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे अपने प्रोग्राम को हमारे साथ। वेलकम बैक। बहुत इंटरेस्टिंग खेल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। आई एम श्योर देखने वाले बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसको खेलते होंगे और अपनी ज़बान में इसको चिड़ी छिक्का कहते होंगे लेकिन ये चिड़ी छिक्का से बहुत बढ़ के है। ये भी पूछेंगे कि क्यों बढ़ के, इसका दूसरा नाम क्या है, वो मैं ऐसे ही बस एक छोटा सा सस्पेंस रखने के लिए इसका दूसरा नाम नहीं लेती। एक बड़ा रिस्पेक्टेबल सा नाम है, बड़े हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं उसमें, लेकिन पाकिस्तान में इस खेल के लिए बहुत काम हो रहा है, जिसको आम चिड़ी छिक्का कहते होंगे अपने रोज़मर्रा की ज़बान में। खेलते तो लोग हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज की पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ स्पोर्ट्स लवर्स भी खेलते हैं, और जो चैंपियन बनना चाहते हैं वो अपने लिए कोई ना कोई एकेडमीज तलाश कर रहे होते हैं ताकि नई टेक्निक्स को सीख सकें, और जिस तरह वर्ल्ड ट्रेंड्स चल रहे हैं इंटरनेशनली किस तरह से प्लेयर्स खेलते हैं वो भी खेल सकें। इसमें उम्र का कौन सा हिस्सा हो जब आप स्टार्ट करें ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इंटरनेशनली जो है वो 23-24 साल की उम्र पे आके ये खेल रुक जाता है, इसके बाद से लोग और काम करने लग जाते हैं। हमारे यहाँ 23-24 के बाद से खेलना शुरू किया जाता है और ऑनवर्ड फिर ये चलता रहता है जब तक आपका दिल करता है। तो आइडियल उम्र कौन सी है ये भी पूछते हैं आपके अंदर। बिल्कुल, और इसी पर बात करने के लिए हमें दो शख्सियात ज्वाइन कर रहे हैं। एक बैडमिंटन के प्लेयर हैं, सवात से उनका ताल्लुक है और नौजवान खिलाड़ी हैं और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और दूसरी शख्सियत जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत सर्व किया, ख़ासतौर पर अगर बात की जाए बैडमिंटन में तो बहुत उनकी अचीवमेंट्स पाकिस्तान के लिए। फिर इंटरनेशनल कोच हैं, इंग्लैंड में कोचिंग कर रहे थे और यहाँ पर रिक्वेस्ट पर आए पाकिस्तान में, और फिर उन्होंने कोचिंग का सिलसिला यहाँ पर शुरू किया। इस बात पर कोशिश हैं कि जो डिप्राइव्ड एरियाज़ हैं वहाँ से प्लेयर्स निकलें, जो नेशनल प्लेयर्स बने और वर्ल्ड लेवल पर जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करें। हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल बैडमिंटन कोच जनाब रज़ीउद्दीन अहमद साहब, और उनके साथ उनके शागिर्द भी हैं और बैडमिंटन प्लेयर भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सवात से ताल्लुक़ रखने वाले असजद अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आप दोनों शख्सियात का तशरीफ़ लाने के लिए। कैसे हैं आप लोग? थैंक यू वेरी मच, अल्लाह का शुक्र है। आपने बैडमिंटन जैसे नेग्लेक्टेड गेम के ऊपर बात की, लोग तो क्रिकेट के ऊपर लगे होते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये चिड़ी छिक्का है या ये बैडमिंटन है? पहले तो ये प्लीज डिसाइड इसको करें। चिड़ी छिक्का ना कहिएगा। ये इसको बैडमिंटन कहते हैं और ये इसका ओरिजिन भी बैडमिंटन शहर इंग्लैंड के है, वहाँ से है। अच्छा, मैनहट्टन और बैटलडोर इसका पहला नाम है, अमेरिका और फिर उसके बाद बैडमिंटन ये शुरू हो गई। लेकिन ये चिड़ी छिक्का तो आम घरेलू लोग शौकीन से कहते हैं इसको, लेकिन ये बड़ी फास्टेस्ट गेम है। ये हर एज ग्रुप के लोग खेलते हैं इसको, विमेन भी घर में खेलती हैं, अपने घर के लॉन में भी खेल लेती हैं। फिजिकल फिटनेस के लिए द बेस्ट। अच्छा, वो जो चिड़ी छिक्का होता है उसमें चिड़ी और छिक्का दोनों सस्ते वाले होते हैं, ये ज़रा महंगा वाला है। हाँ, ये स्पेशल इसकी चिड़ी है, और ये चिड़ी खाऊंगा शटलकॉक का है। ठीक है, आपने तो माहौल ही बदल दिया। ये गूस फेदर की हैं। ओके, ओह नाइस। ये आम शटलकॉक नहीं है। और जो बड़ी बत्तख जिसको समंदर में आती हैं, जो ट्रांसफ़र होती हैं वर्ल्ड से वर्ल्ड में फिरती रहती हैं, चाइना में तो बहुत होती हैं, बड़े बड़े समंदर हैं। तो ये उनके फेदर्स की शटलकॉक है, गूस फेदर्स। ओके। सर, जब आपने आगाज़ किया, आपने भी ऑफ द रिकॉर्ड हम बात कर रहे थे, तो 1974 में गालिबन आपने पाकिस्तान
76 में? जी जी 74 में मैं कॉलेज में था। और वहाँ उस से टाइम आपने में बैडमिंटन जी, शुरू हाँ, किया वहाँ से पाकिस्तान मैंने के लिए। बैडमिंटन शुरू की। तो और कैसा था उस वक्त का दौर बैडमिंटन को लेकर पाकिस्तान में और इंटरनेशनली? उस वक्त लोग वाकई बहुत मेहनत करते थे, उनको शौक़ था, उनको जज्बा था, और उतनी मेहनत आज नहीं की जाती। लोग वैसे ही कहते हैं शटलकॉक महंगी है, रैकेट महंगे, वाल्दो ये महंगे हैं, लेकिन हमारे पास तो वो क्या नाम है, मामूली सी पाकिस्तानी शटलकॉक होती थी जो मुर्गी के परों की बनी हुई होती थी, हम लोग उसी से खेलते थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताऊँ, 1974 में पाकिस्तान के 4 प्लेयर, जिनमें जावेद इकबाल हैं, हसन शहीद हैं, तारिक वदूद हैं और जाहिद मकबूल हैं, ये एशिया के 74 एशियंस गेम में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं पाकिस्तान के। अच्छा 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 अच्छा। और लेटर ऑन वर्ल्ड नंबर 2 भी बना है तारिक वदूद। और भावलपुर से ज़ुबैर अहमद ने फ्रेंच ओपन 82 में जीती, यानी इतना अच्छा फ्रेंच रिकॉर्ड ओपन है। में तक पाकिस्तान यस, गया? पाकिस्तानी प्लेयर भावलपुर से। लेकिन जब आपने 72 में शुरू किया, 74 में शुरू किया, उस वक्त अगर ट्रेंड भी इतना नहीं था, अगर ये बहुत अच्छे मटेरियल वाली चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी, शटल कॉक और रैकेट, वाकई नहीं अवेलेबल थी। तो उस वक्त आपने फिर एक्सपर्टीज़ कैसे हासिल की? जिन लोगों के साथ आप खेलते थे, क्या आप जब लोग... ये हुआ था तो फिर चाइनीज़ कोच को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बुलाया था। ओके। उस चाइनीज़ कोच ने चाइना से अपनी शटलकॉक हमें दी थी, 50-50 डब्बे दिए थे उसने, वाओ। गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को। ठीक है। उससे ट्रेनिंग की थी, और हॉल तो हमारे छोटे से हॉल थे, और बड़े बड़े हॉलों में जाकर ये लड़के खेले हैं। एंड दैट्स हाउ द गेम स्टार्ट। दैट्स हाउ द गेम स्टार्ट। अरशद भाई, आपने क्यों इंतखाब किया इस गेम का? बैडमिंटन का मेरा बचपन से शौक़ था, लेकिन मैं मोस्टली आउटडोर खेलता था। तो जब मैं क्लास 8 में पहुंच गया तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई इंडोर खेलने की, तो वहाँ से मैंने अपने बैडमिंटन का आगाज़ किया, और उसी दौरान मैंने डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप भी जीती, सिंगल और डबल। फिर एफएससी के बाद मैंने क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया स्पोर्ट्स बेस पे, तो जहाँ पे मुझे सर मिले, सर ने मेरे स्किल्स, टेक्निक्स, टैलेंट देगा, मेरा फैशन देगा। तो मैंने फिर सर से रिक्वेस्ट की कि सर मैं आपकी सुपरविज़न में ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। तो सर ने पूरी अपनी इवैल्यूएशन करके मुझे अपनी सुपरविज़न में ले लिया, और मैंने ट्रेनिंग सर ने स्टार्ट की। इंडोर और आउटडोर में कोई डिफरेंस होता है? जी, इंडोर और आउटडोर में बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि बैडमिंटन एक ऐसी गेम है जो हवा के साथ नहीं खेली जा सकती, और इसकी जो ये शटल कॉक है ये बड़ी लाइट होती है, तो उसकी मूवमेंट चेंज होती है। तो उसकी जो जितनी आपकी टेक्निक्स है तो उस पर बड़ा असर पड़ता है जब आप बाहर खेलते हो, इंडोर खेलते हो और आउटडोर खेलते हो। तो ये मोस्टली इंडोर ही गेम है, ये बाहर नहीं खेली जा सकती। वेरी नाइस। अच्छा रज़ी साहब, आप बाहर चले गए थे मुल्क से, फिर आप वापस कब आए, कैसे आए और आके क्या किया? मैं क्या नाम, मैं ज़रूरी तरक्याती बैंक में असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स था, और बैडमिंटन खिलाड़ी भर्ती हुआ था मैं। वाओ। और मैं एजुकेशन में तो मैंने एमएससी केमिस्ट्री किया, लेकिन मैं स्पोर्ट्स में बहुत आगे था। उस टाइम मैं टॉप 8 में आया था क्वार्टर फाइनल्स में। यहाँ पॉलिटिक्स हुई, मैंने कहा इसको छोड़ दें, हम खिलाड़ी विलाड़ी इस चीज़ से दूर रहते हैं। तो मैं 96 में पाकिस्तान क्विट कर गया था। ठीक है। फिर मैं बैडमिंटन इंग्लैंड के साथ था, फिर यूरोपियन बैडमिंटन यूनियन, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, यूनान से मैंने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, मेडिकल कमीशन। फिर मैं, चूँकि मेरी तालीम साइंस की थी, तो मैं इसमें ट्रांसफॉर्म होता चला गया कि व्हाट इज़ द कोचिंग। तो इसलिए फिर मैं वहाँ से फिर साउथ ईजन यूके में मैं रुका, वहाँ पर काफ़ी अर्सा मैं यूके का साउथ ईजन का सिलेक्टर था। फिर ग्लासगो में मुझे पाकिस्तानी हुकाम मुझे मिले, ग्लासगो में वर्ल्ड कोचिज़ कॉन्फ्रेंस हो रही थी 2007 में। तब इन्होंने कहा कि जी आप पाकिस्तान के लिए आना पसंद करेंगे अपने। मैंने कहा मेरा मुल्क है, वाई नॉट, मैं खिदमत करूँगा, आ जाता हूँ। तो पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन की रिक्वेस्ट पर मैं 2008 में फिर पाकिस्तान आया। और तब से यहीं हैं आप? फिर नहीं, मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं दरमियान में जाता रहता हूँ यूरोपियन के लिए, कैंप्स के लिए। फिर 2010 में बांग्लादेश टीम लेकर गया, फिर 2016 में माल्टा टीम लेकर गया। फिर मैंने सोचा कि इसमें चेंजिंग लाई जाए। चेंजिंग यही थी कि इसको किसी तरीके से यंग टैलेंट को प्रमोट किया जाए। तो मैं डिप्राइव्ड एरिया में घुस गया। और डिप्राइव्ड एरिया में आप ड्राइव्स कर रहे हैं क्या? अटक से गर्ल्स चैम्पियन बनाई पंजाब यूनिवर्सिटी को। उन्होंने 50 साल में पहली बार उन लड़कियों ने हराया। निघत कौसर थी, हिना थी, और सायरा थी, और मापारा। यानी पंजाब यूनिवर्सिटी मेन गढ़ थी। हमने अटक की लड़कियों से उसको 50 ईयर्स में हराया। फिर मैं बलूचिस्तान में अलजा और सुमैया बलूचिस्तान से आई मेरे पास, हमने उनको नेशनल चैम्पियन बनाया। कहूटा से मैंने प्लेयर निकाले, इंटरनेशनल भी निकाले, नेशनल भी निकाले। अब मैंने इसको पकड़ लिया कि ये एक डिप्राइव एरिया से, सवात में इतनी बैडमिंटन कहाँ होती है। तो जो मेरा
सर्कल जो है ना, वो माइंड जो है ना, वो उसी हिसाब से चल रहा है कि मैं पाकिस्तान में कोई तो आपका unique एम चीज़- क्या है सर? मेरा एम ये है कि पाकिस्तान को मैं यंग टैलेंट चैम्पियन दे के जाऊँ। यंग टैलेंट चैंपियंस मतलब ये कि यहाँ पे जो खिलाड़ी हैं उनकी एज बहुत ज़्यादा है। जिस एज में हमारे पाकिस्तानी नेशनल खिलाड़ी खेल रहे हैं, उस एज में वर्ल्ड के खिलाड़ी रिटायर्ड हो जाते हैं। आज वैसे हम बुजुर्ग अफराद का दिन भी मना रहे हैं सर, तो व्हाई नॉट इन लेटर एज, क्यों? नहीं, वो फिजिकल फिटनेस के लिए बेहतर रहेगा। हमने चूँकि ग्लोबल लेवल के ऊपर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है, और वहाँ पे तो नौजवान टैलेंट ही काम कर सकता है, वहाँ पर किसी बूढ़े का काम नहीं है। तो पाकिस्तान से ऐसा प्लेयर निकालने के उसमें हूँ मैं। ठीक है। जनूबी पंजाब का भी दौरा करने लगा हूँ। मतलब जहाँ जहाँ मुझे कोई चीज़ मिलेगी, आई विल पिक फॉर पाकिस्तान। डेफिनेटली। अच्छा असद, मुझे ये बताएं कि आपने पहले भी कभी कोचिंग ली है? नहीं, मैंने पहले कोचिंग नहीं ली थी सर, मेरे पहले कोच है। तो क्या मुख्तलिफ टेक्निक्स आप सीख रहे हैं, किन चीज़ों पे आजकल काम चल रहा है आपके? सर मुझे अपने 24 आवर्स शेड्यूल में से 3 आवर्स मुझे देते हैं, जिसमें से सर मुझे 1 आवर सुबह मॉर्निंग सेशन देते हैं, जिसमें मेरी फिजिकल ट्रेनिंग होती है, मेरे स्टेमिना के ऊपर काम होता है, मेरे फिजिक के ऊपर काम होते हैं, मेरे माइंड सेट पे काम होता है। और सर 2 घंटे मुझे इवनिंग टाइम में देते हैं 6 to 8, जिसमें मेरे स्किल्स पे, मेरी टेक्निक्स पे काम होते हैं, मेरा कोट वर्क होता है, मेरा फुट वर्क, इन सारी चीज़ों पे सर मुझसे काम करवाते हैं। मुझे समझाते हैं कि आपने किस तरह एक इंटरनेशनल लेवल पे लोगों के साथ कम्पीट करना है, और उसके लिए कौन कौन से स्किल आपको रिक्वायर्ड है, कौन कौन सी टेक्निक्स आपको चाहिए। तो सर मुझे आजकल इसी चीज़ पे सर मुझे वो ट्रेनिंग दे रहे। और अभी 2023 में हमारी इंटर यूनिवर्सिटीज़ चैम्पियनशिप है कराची में, तो मेरा ऑल पाकिस्तान का, तो मेरा एम है कि मैं उसमें सिलेक्शन हो चुकी है आपकी? इंशाल्लाह, क्योंकि मैं अपनी सर के सुपरविज़न में मैंने इस्लामाबाद जोन सी खेला है, जिसमें 21 यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती है, और मैंने इसी को जीता है, मेंस और डबल, सिंगल और डबल दोनों में। तो अब मैं चाहता हूँ कि नेशनल लेवल पे 2023 में और फिर 2024 में जो चाइना में वर्ल्ड इंटर यूनिवर्सिटीज़ चैम्पियनशिप होगी, तो मैं उसमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ और अपनी वेरी मुल्क के लिए बेस्ट कुछ ऑफ लक, करूँ। अल्लाह ताला Thank you आपको so much. कामयाबी नसीब फरमाए। सर आपने इस्तेमाल किया है माइंड सेट ट्रेनिंग। जी, माइंड सेट ट्रेनिंग का। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ प्लीज़। हम लोग लगी लिपटी ट्रेनिंग करते हैं, माइंड सेट ट्रेनिंग है आपने हाउ टू विन द प्लेयर। हाउ टू विन द प्लेयर? जी हाँ। कैसे सर? हम सेट पॉइंट खेलते हैं कि हमने ये स्ट्रोक हिट करना है, इस स्ट्रोक के बाद हम कंपेल करते हैं कि हमारा प्लेयर यही जवाब देगा उसका रिटर्न के अंदर, और हम उसको काउंटर अटैक करके विन करेंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान में काउंटर स्ट्रेटजी सिखाई यस, जाती है। पाकिस्तान में ऐसा काम नहीं है। पाकिस्तान में लोग स्मैशर की प्रैक्टिस करते हैं, ड्रॉप्स की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हाउ एंड व्हेन टू ड्रॉप एंड व्हेन टू स्मैश दे डोंट नो अबाउट दैट। दे जस्ट हिट द स्मैश, ओके दैट्स गॉन। वंडरफुल। अच्छा सर, आपने पोलियो से मुतासरा बच्चों के लिए भी काम किया है? हाँ, ये मेरा इंस्पिरेशनल वर्क है। मेरा ख्याल था कि ऐसे लोग जो हैं वो बेचारे निगलेक्टेड कंपनी है। कई दोस्त मुझे ऐसे मिले हैं कि उनके बच्चे माजूर हैं अपर लिम और लोअर लिम के, और कई पेरेंट्स जो है ना वो उनको छोड़ देते हैं कि ये इनकी अल्लाह की मर्ज़ी है ये वो। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे बच्चों को भी आगे लेके जाऊँ, और मेरा ऑब्जेक्ट इसमें ये है कि पाकिस्तान के अंदर मैं व्हील चेयर बैडमिंटन जो है ना, एक्चुअल व्हील चेयर बैडमिंटन, वो पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करूँ। ये टारगेट है उन बच्चों के लिए। और इंटरनेशनली तो होती है? इंटरनेशनली तो कॉमन है। हाँ, हमारे पास वो नहीं, हमारे पास वो व्हील चेयर बैडमिंटन के प्लेयर उस तरह से नहीं खेलते जिस तरह वर्ल्ड में खेलते हैं। मैं अभी इंग्लैंड से 4 व्हील प्लेयर्स बुलाऊंगा, लड़कियां भी और लड़के भी। अभी मैंने वर्ल्ड चैम्पियन भी बुलाना है पाकिस्तान के लिए, तो उसके साथ ये सिस्टम भी होगा। तो मैं एक से यूनिक सिस्टम है और यूनिक इन्जॉयमेंट है पाकिस्तान में कि ऐसे बच्चों को इतना बड़ा मोटिवेशन मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल डेफिनेटली सर, ये ज़रूरी भी है कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वही आगे बढ़ें और वही आगे बढ़ के पाकिस्तान का नाम रोशन करें। लेकिन सर कोई एनी स्पेसिफिक एरिया या एनी स्पेसिफिक थिंग जो आप यहाँ से प्लेयर्स को लेकर जाना चाहते हो और इंटरनेशनली उनको खिलाना चाहते हो, इंटरनेशनली जॉइंट वेंचर्स पे जिस तरीके से हमारे बाकी स्पोर्ट्स के प्लेयर जाते हैं, वहाँ से यहाँ पर प्लेयर्स आते हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम्स के ज़रिए एक दूसरे की टेक्निक्स और स्किल्स सीखने को मिलती हैं? ये एक्चुअल काम तो ये फेडरेशन का है। लेकिन एज आप वहाँ पर भी अटैच्ड हैं, यहाँ पर भी अटैच्ड हैं? चूँकि एकेडमीज़ हैं और वर्ल्ड एकेडमीज़ से मेरे सिस्टम है, और मैं वर्ल्ड एकेडमीज़ में अपने प्लेयर, लेकिन मैं टैलेंटेड प्लेयर भेजूंगा, मैं 2 नंबर प्लेयर कभी भी नहीं भेजूंगा, क्योंकि मेरी साख पे बड़ा असर पड़ेगा। सही बात है। अच्छा असजद, आपने 3 घंटे तो सर का बता दिया आपने, वो आपके लिए डेडिकेटेड है डेली के, इसके अलावा भी प्रैक्टिस करते हैं आप?
इसके अलावा मैं रनिंग करता हूँ, जो सर मुझे जिस तरह गाइड करते हैं तो उसी हिसाब से। और इस मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने बैचलर फाइनेंस में किया हुआ है, मैं एमबीए का स्टूडेंट हूँ, मैंने सीएफए लेवल 2 क्लियर किया हुआ है। तो मेरी जो पूरी रूटीन है वो सेट है। जिस तरह सर अपनी बिजी शेड्यूल में से मुझे टाइम देते हैं तो मैं अपनी पूरी कमिटमेंट के साथ सर के साथ ट्रेनिंग करता हूँ, और सर जो कहते हैं तो कोशिश करता हूँ कि उसकी रिक्वायरमेंट्स भी मैं पूरा उतर आऊँ। तो यही मेरी थोड़ी सी रूटीन है, टफ़ भी है, लेकिन अगर किसी इंसान में पैशन है और अचीवमेंट के लिए कोई जज्बा है तो उसके लिए तो कुछ तो करना पड़ता है, तो मेहनत जारी है। वैसे सब डिफरेंस क्या है यहाँ के प्लेयर में, नौजवान प्लेयर में और वहाँ के नौजवान प्लेयर में? फिजिकल फिटनेस का डिफरेंस है। वो उनकी फिजिकल फिटनेस क्या बचपन से है इसलिए? नहीं, उनके यहाँ डाइट अच्छी है। सर मैंने तो सुना है वो बड़े बर्गर लोग होते हैं, वो बड़ा बारबेक्यू और वो बड़ी ना, प्लेयर्स ये काम नहीं करते। अच्छा, प्लेयर वहाँ पर आप जाएं, डिसिप्लिन है। वो सेसमी सीड खा रहे होते हैं, तिल खा रहे होते हैं, तुख मलंगा खा रहे होते हैं, जो हमारी खुराक हैं, हमें नहीं पता हम कि ये खुराक कितनी स्ट्रॉन्ग है। वो बादाम का यूज़ कर रहे होते हैं, वो फ्रूट्स का, नट्स का। यानी अगर वो दलिया खिलाते हैं, जौ का दलिया, उसके अंदर पूरे नट्स भरे हुए होते हैं। ऐसे नहीं कि ढूंढने से एक आध बादाम नज़र आए, नो। प्लेयर का नाश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो उनके यहाँ खालिश चीज़ें अवेलेबल हैं। उनका दूध वगैरह भी बहुत अच्छा है, वो ये डब्बे शब्बे का दूध प्लेयर नहीं पीते। ठीक। तो फिजिकल और फिटनेस खवातीन के लिए भी सर आप कुछ काम कर रहे हैं, विमेन रैली कभी कुछ? हाँ, वुमेंस के लिए मैंने एक शोबा मतलब ये बनाया कि हमारे यहाँ ये पाकिस्तान में वुमेंस बहुत ही मतलब बहुत पीछे हैं। इतने मतलब मुझे तो ये हैरानगी हुई है, अभी रिसेंटली मैंने पंजाब चैम्पियनशिप देखी, जिसमें अंडर 19 में टोटल 8 के ड्राज निकाले गए और उसमें से 3 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया, 2 ने वॉकओवर दिया। तो इसका मतलब है कि ख़वातीन पे रेशो ही नहीं है ये तो। और लाहौर में ऐसा हुआ, लाहौर पाकिस्तान का गढ़ है जिसमें तकरीबन पंजाब के अंदर 41 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और फेडरेशन 41 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर से 20 प्लेयर भी नहीं निकाल सकी। तो ये खेल जो है ना, ये कुछ चंद जनूनी लोगों के ऊपर चल रहा है जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। सही बात है। बहुत शुक्रिया रजी साहब आपका आने के लिए, तशरीफ़ लाने के लिए। बहुत शुक्रिया असद, विश यू बेस्ट ऑफ लक आपके इंटर यूनिवर्सिटीज़ के लिए, वर्ल्ड इंटर यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी। और रजी साहब इसी तरीके से आप जैसे लोग पाकिस्तान का नाम आगे बढ़ा रहे हैं और यहाँ पे प्लेयर्स तैयार करें। वी होप कि इंशाल्लाह बैडमिंटन चैम्पियन यंग एज में, यंग चैम्पियन जो आपका एक एम है वो ज़रूर अचीव करेंगे पाकिस्तान। एक ब्रेक, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। पाकिस्तान और आज़रबाईजान, दो बरादर ममालिक, सकाफती और सफारती ताल्लुकात से मुआशी तस्वीराती इत्तेहाद तक, आलमियो इलाकाई मसाइल और दुख सुख की घड़ी में साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौराए आज़रबाईजान, दो तरफा ताल्लुक। जी, तो एक लफ्ज़ बड़ा कॉमन हम सुनते हैं हर शोबे के लिए, दैट इज़ रेवोल्यूशन, इनकलाब। तालीम के शोबे में जब रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो हिस्सा होता है वो होता है स्किल्स को सीखना, क्योंकि अब दुनिया ज़ाहिर है एक पूरे शिफ्ट की तरफ जा रही है। पढ़ना लिखना ये सब अच्छी बातें हैं, ठीक है, उसमें बहुत कुछ सिखाया जाता है, बताया जाता है, लेकिन स्किल के बगैर आपका सर्वाइवल
मुश्किल हो जाता है। ये नहीं कि नामुमकिन है, मुश्किल इसलिए होता है कि जब आपके पास हुनर होता है तो आप अपने लिए खुद जॉब क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ तालीम है और हुनर कोई नहीं है तो फिर आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए ऑप्शंस देखने पड़ते हैं। लोग बिजनेसेस कर भी लेते हैं, लेकिन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी तालीम के साथ साथ। तो आजकल किन स्किल्स का ट्रेंड है, ख़ास तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्योंकि बहुत सी जॉब्स को रिप्लेस करती है, तो यहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी स्क्वीज हो जाती है। उसमें से अपने लिए मौका निकालना, उसको रैशनली यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज इस टॉपिक को ज़रा डिटेल से डिस्कस करते हैं। एजुकेशनिस्ट माहिर तालीम हमारे साथ मौजूद हैं, एमन शाहिद साहिबा, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक है, थैंक यू। सो स्किलफुल एजुकेशन, जब हम बात करते हैं हमारे पास नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी भी है, लेकिन जब हम नॉर्मल करिकुलम की बात करें, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बेशुमार आपके पास करिकुलम मौजूद है, उनके बारे में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। और जब तक प्रैक्टिकल नहीं है तब उन एजुकेशन का भी फ़ायदा नहीं है। लेकिन इससे हट के जो हम लोग स्पेसिफ़िकली अगर स्किल्स के ऊपर बात करें तो हमारे पास ये वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स बहुत कम हैं। आपको क्या लगता है कि स्किल एजुकेशन, इसका आगाज़ क्या मैट्रिक के बाद होता है या बच्चों के साथ से ये चीज़ अटैच है और फर्स्ट सेकंड ग्रेड यहीं से शुरू हो जाना चाहिए? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने, और आई थिंक दैट्स आपने उसका एक्स्ट्रैक्ट आंसर भी थोड़ा सा अपने क्वेश्चन के अंदर खुद भी दिया कि इट इज़ वेरी, बेशक हमारे पास वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, स्किल एजुकेशंस हैं, स्टिल व्हाट वी आर लैकिंग इज़ कि हमारा जो आगाज़ है वो बहुत पीछे से नहीं होता है। हाँ। और उसमें हमारा फ्लॉ ये आता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम है, उसको हमने रेवोल्यूशनाइज नहीं किया, उसमें हमने इनकलकेट नहीं किए हैं उन स्किल्स को जो आजकल की 21st रिक्वायर्ड हैं। उस मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक ड्रास्टिक चेंज जो हमारे सिस्टम में और हमारे बिहेवियर के अंदर आया है, इट्स पोस्ट पेंडेमिक, और उसके बाद हमें थोड़ा सा रियलाइजेशन भी हुई है कि हम में क्या लैक कर रहा है। अब उसी पे हम बात करें अगर फॉर एग्जांपल कि व्हाट इज़ मिसिंग इन आवर एजुकेशन सिस्टम स्पेशली एट द प्राइमरी लेवल एंड हाउ कैन वी डेवलप एट वेरी अर्ली स्टेजेस, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले तो आपका ये है कि आपका जो करिकुलम डेवलप होता है दैट शुड बी मोर टुवर्ड्स, फॉर एग्जांपल पहले हमारी एक अप्रोच होती है जिसको लीनियर अप्रोच, जिसमें हम एक सब्जेक्ट को लेकर चल रहे होते हैं, एक स्ट्रीम को लेकर चल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी साइंस का सब्जेक्ट ले लेते हैं, रॉक्स ले लेते हैं, यू आर टेकिंग इट एज अ साइंस सब्जेक्ट। लेकिन जब आप बात करते हैं करिकुलम इंटीग्रेटेड अप्रोच की, विच मीन्स कि आप एक चीज़ को, फॉर एग्जाम्पल दिस टेबल, यू आर लुकिंग इट एज अ मैथमेटिशियन, यू आर लुकिंग इट एज अ साइंटिस्ट, यू आर लुकिंग इट एज एन आर्टिस्ट, सो मल्टीपल डिसिप्लिनरी एरियाज के थ्रू आप देख रहे हैं। सो वन स्किल दैट वी नीड टू डेवलप इन स्टूडेंट्स इज डेफिनेटली लुकिंग थ्रू अ होलिस्टिक अप्रोच, विच मीन्स दैट डिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के थ्रू एक चीज़ को विजुलाइज करना। एंड देन देयर आर डेफिनेटली मल्टीपल स्किल, फॉर एग्जांपल हमारी असेसमेंट को बहुत चेंज करने की ज़रूरत है, हमारा डिजिटल लिटरेसी को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है हमारे करिकुलम के अंदर। डिजिटल लिटरेसी से मुराद आपकी क्या है? Digital literacy, you're talking? Yes. So basically, what now we are living in a hybrid world. We cannot either go back. हम पिछले वे पे भी नहीं जा सकते, और हम टेक्नोलॉजी के हमने थोड़े से आप कह लें कि आफ्टर मैथ्स भी देखे हैं। तो now we are living in a world where we need to integrate technology in order to help us make a better world. टेक्नोलॉजी के लिए हमें कुछ गैजेट्स भी चाहिए ना, तो उन गैजेट्स की वजह से ज़ाहिर है एक इकोनॉमिक प्रेशर भी आता है, ना सिर्फ इदारे पे, ओवरऑल इकोनॉमी में भी ज़ाहिर है जब डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत होगी, तो एक ज़्यादा बर्डन आएगा, और यह हर तालीमी इदारे के लिए होगा। इज़ इट पॉसिबल? Is it possible? Definitely it's possible, because we need to start now. If we are not starting right now, for years to come, we are not going to cope up with the latest trends in education for the upcoming years. So either we will have to start investing. यही बात है सबसे ज़्यादा कि हमारा जो budget है, that has to be, education should have a primary focus on that as well. देखें, एक्चुअली में ये होता रहा ना हमारे अपने साथ, बचपन अगर रिवाइज करें हम लोग, आप बात कर रही हैं डिजिटली, तो डिजिटली गैजेट्स का इन्होंने जिक्र कर दिया। एक गैजेट ही हमारे पास होता था, कंप्यूटर। कंप्यूटर लैब के अंदर कंप्यूटर सिर्फ देखने के लिए होते हैं। हाँ, उसको बच्चे हाथ नहीं लगा सकते, खराब हो जाते थे। तो ये मैंने पर्सनली और मेरे बहुत सारे फेलोज ने फेस करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन आपकी एडवाइस बिल्कुल दुरुस्त है कि इसको डिजिटली आप मूव करेंगे, बिकॉज अगला सवाल ही हमारा ये था, यहाँ पर अटैच होता था इसके साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू दुनिया बहुत कुछ कर रही है। हम अगर अपने बच्चों में आज से ये करना शुरू करेंगे पेनिट्रेशन, तो वो बहुत कुछ सीख सकते हैं जब वो कॉलेज ग्रेड पे पहुंचेंगे, यूनिवर्सिटी ग्रेड पे पहुंचेंगे।
एग्जैक्टली मॉडल कैसा बन सकता है हमारे पास कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग इंक्लूड करें अपने एजुकेशन सिस्टम में? बिल्कुल। सो जैसे अभी आपने बात की थी कि इफ़ वी आर नॉट इंटीग्रेटिंग इट राइट नाउ इन आवर एजुकेशन सिस्टम, द मॉडल विल बी मोस्टली इट्स वेरी डिबेटेबल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइट नाउ इट्स डिबेटेबल डेफिनेटली, क्योंकि एक इट्स गोइंग टू बी मिनिमाइजिंग द ह्यूमन अप्रोच एज वेल, एक ये है, एंड देन इट्स समथिंग अनअवॉइडेबल एज वेल, बिकॉज हमारे पास इस टाइम इतना कुछ है करने को कि इट स्ट्रीम्स आवर वर्क एज वेल। इसने हमारे माइंडसेट को एक तरह से रिवोल्यूशनाइज कर दिया हुआ है। द मोबाइल्स दैट वी आर यूजिंग हैज़ AI to some extent as well, which we do not even realize. So model ये होगा कि आपको human centered approach through AI use करनी पड़ेगी, which means the human authenticity and model the monopoly should have been there. आपको human की एक decision power रखनी पड़ेगी, autonomous नहीं कर सकते उस उसको। डिसीजन पावर के साथ एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में जब AI का बहुत ज़्यादा चर्चा होना शुरू हुआ तो हमने देखा कि लोग पूरी एप्लीकेशंस, पूरे एसे सब कुछ AI के थ्रू लिखवाने लग गए। तो अगर हमारा स्टूडेंट इस पे डिपेंडेंट हो जाएगा, उसकी जो कैपेबिलिटी है सोचने की, उसका जो चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव है वो कैसे बिल्ड होगा, और फिर ह्यूमन चेक रखने के बावजूद ये जो प्रॉब्लम एक ओवरऑल हमें फेस करना पड़ेगा, इसको कैसे ओवरकम करेंगे हम? सो बेसिकली व्हेनेवर देयर इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी तो यूजुअली एक पॉलिसी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनता है उसके रिगार्डिंग। जैसे जब आपने रिटन से ज़्यादा ऑनलाइन डिजिटल राइटिंग स्टार्ट की थी, डिजिटल एकेडमिक राइटिंग, देन देयर वाज अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ चेकिंग द प्लेजरिज्म एज वेल, जब उसके बाद आया था। तो जब हमने इसी तरीके से जब आप AI पे मूव करेंगे तो डेफिनेटली देयर इज़ अ फ्रेमवर्क दैट्स गोइंग टू सपोर्ट के हाउ वी आर गोइंग टू मेंटेन दैट टेक्नोलॉजी। यस, सो बेसिकली जैसे अभी आपने बात की कि ऐसे राइटिंग बहुत ज़्यादा या उसके ऊपर हो गई थी, इन माई परसेप्शन aiding the human skills is not using AI for aiding the human एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको पता है हमारे लोगों ने चालान माफी की एप्लीकेशंस लिखवाई AI के थ्रू और उनके चालान माफ But it is trackable. It is trackable. So it means कि आप अगर उसको AI को इस तरह सपोर्ट कर सके कि उसके अंदर एक sort of a record हो, a history building हो कि how much the response has been generated, and then again AI has a very limited response. जितना आप उसके अंदर देंगे ये ह्यूमन के ऊपर है कि आप AI को कितना एम्पावर कर रहे हैं अपने ऊपर। तो अगर आप उसको एक लिमिटेड अप्रोच के थ्रू रखेंगे तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट, इट्स गोइंग टू प्रिडिक्ट ऑन अ वेरी प्रिडिक्टेबल थिंग्स। ह्यूमन बींग्स में ये कैपेबिलिटी नहीं होती, वी आर वेरी अनप्रिडिक्टेबल। AI इज अ लिटिल प्रिडिक्टेबल, सो यू कैन डेफिनेटली स्ट्रीम द बिहेवियर ऑफ AI एज वेल व्हेन यू वांट टू चेक ऑन दैट। थैंक यू सो मच एमन फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप कि इस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। जहाँ पर दुनिया आगे बढ़ रही है तो दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर हम लोग जब चलेंगे तो डेफिनेटली वो न्यू क्राइटेरियाज को भी मीट करेंगे और न्यू कॉम्पिटिशन्स जो हैं उनमें भी हम लोग फ्रंट लाइन पर मौजूद होंगे। एक ब्रेक, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन। संग तराशी यानी पत्थर तराश कर कोई भी चीज़ बनाना कितना मुश्किल काम है, आप या मैं तो सोच भी नहीं सकते, ये सिर्फ एक्सपर्ट्स कर सकते हैं। तस्वीर कशी की बात हो, मुजस्समा साजी की बात हो, मुख्तलिफ नकूश पर मुश्तमिल कुंदाकारी का जो फ़न वजूद में आया है उसे गंधारा आर्ट का नाम दिया जाता है। और गंधारा ना सिर्फ फ़न का नाम है बल्कि कि ये वसी इलाके और एक मुकम्मल तहजीब का आयनादार भी है। और आज भी इस आर्ट को कुछ लोग ज़िंदा रखे हुए हैं। एक ऐसे ही आर्टिस्ट आज हमारे साथ हैं जो संग तराश कर फ़न पारे तख्लीक बिल्कुल। और इस्लामाबाद से कुछ ही मज़ाफ़ात में एक इलाका है जिसको टेक्सला कहा जाता है, और टेक्सला से गंधारा तहजीब भी उजागर होती है और संग तराशों का शहर भी कहा जाता है। हाँ। तो संग तराशों के शहर से हमारे साथ संग तराश मौजूद हैं, जनाब जाहिद हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जाहिद भाई? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा, ये आपने फ़न का आगाज़ ये ख़ानदान से कोई चल रहा था या आपने ख़ुद सीख के इसको शुरू किया? नहीं, मेरे ख़ानदान में तो स्टोन कार्विंग के बारे में बहुत जी इतनी उनको इसके बारे में पता नहीं है। आपने ये आर्ट सीखा? जी, ये मैंने आर्ट टेक्सला से सीखा है। और मुझे सीखे हुए 18 से 20 साल इस काम को मैं करते हुए हो चुके हैं। क्या क्या आप बना लेते हैं? जी, मैं तो ज़्यादा मेरा जो सब्जेक्ट है वो गंधारा आर्ट और स्टोन कार्विंग है। यानी मैं गंधारा आर्ट तक महदूद नहीं, स्टोन कार्विंग की हर चीज़ इसमें मैंने मोहनजोदड़ो के जो हैं स्टैम्प्स हैं जो क्ले में बनी हुई थी मैंने स्टोन में कन्वर्ट किए हैं। और इसके अलावा जैसे ये प्लेट है, ये बुधा के हेड्स हैं। जो आगे बुधा का एक स्टैचू काइंड ऑफ बना हुआ है, इसको अगर आप उठा के दिखाएं, हमारा कैमरा इसको फोकस करेगा। ये वाला ये जो एक स्टैंड के साथ है, ये ग्रेव दिस वन।
जी। इसको अगर आप उठा के जी, जी। दिखाएं और हमारा कैमरा इसको फोकस करेगा, ये कितना फाइन काम है, जी, जी। कितना खूबसूरती से बनाया। पत्थर तराशने में आपको कितना वक्त लगता है और एक पत्थर को ये शेप देने में जी। कितना टाइम दरकार टाइम होता है? लगता है जी। ये स्टोन जो होता है वो शिस्ट स्टोन, एक मखसूस स्टोन होता है जो ठीक उसका है। नाम शिस्ट, ब्लैक शिस्ट, और एक स्टोन ग्रीन शिस्ट होता है, ये ब्लैक शिस्ट है। ठीक है। तो इस पे 2 से 3 दिन एक, क्योंकि ये चीज़ल का होता है, वर्क होता है, तो इसको हैमर से भी करते हैं, यानी छेनी हथौड़ी से करने के बाद इसके जो शेड्स होते हैं, इसको जो एजेस होते हैं, इसके उभारना, इसके शेड्स निकालना, वो सारा नोक तराश का काम होता है। वो एक नोक की तरह से एक औजार होता है और उस तरीके से इसको, इसके बाल, बड़ा इसकी सब्र आजमा आंखें, काम है। जी जी, तो ये एक बहुत टफ काम है स्टोन ये कार्विंग खास का। पत्थर शीश जो आपने बताया, ये आप खरीदते हैं या ढूंढते हैं? ये जो है स्टोन वाफर मिकदार में मिल जाता है KPK से। ठीक है। तो वो हमारे जो जानने वाले हैं या ठेकेदार टाइप लोग होते हैं, उनके पास स्टोन अवेलेबल होता है। मैं तो उनसे परचेज़ करता हूँ और करके, और फिर इसको ड्रा करता हूँ करके, उसको सारा हैंड कार्व सारा जो है। अच्छा, संग तराशी में भी 2 मुख्तलिफ आगे काम मैंने देखे हुए हैं। एक ये जो आपका काम है, इसी जी। तरीके से डेकोरेशन पीस या मुजस्मा साजी, और एक और जो हमारे ये हमारी जो ये जितने भी कब्र बनती हैं और जी, उन जी। कब्र के कुतबे जो बनाए कतबे जाते हैं, बनते वो हैं, भी जी। मैंने जी, टेक्सला जी। के अंदर बहुत जी, जी। वाफर मिकदार में देखी जी। हैं। कब्रें टेक्सला में काफ़ी अरसे से बन रही हैं, बहुत अरसे से। लेकिन जो गंधारा आर्ट जो है और गंधारे की, वो तो कदीमी काम है, वो कदीमी। हज़ारों साल पुराना है। तो कब्रें तो अभी से बन रही हैं, ये भी पुराना है, 100-200 साल से लोग बना रहे हैं, 100 साल, लेकिन 150 वो हज़ारों साल अच्छा, पुरानी ये मस्जिद है। स्क्वायर शेप में एक फनपारा आपका नजर आ रहा है माशाल्लाह सामने, लिखा जो हुआ आपने है। स्टैंड पे जी रखा हुआ है। जी जी। ये आपने बड़ा खूबसूरत लिखा क्या है, ये लिखा भी हुआ है? पत्थर है? जी, ये स्लेट स्टोन है। जैसे मैंने कहा है कि मैं स्लेट स्टोन के ऊपर भी, खताती भी स्टोन के ऊपर करता हूँ काम, और गंधारा आर्ट भी। जैसे ये देखें, ये बॉक्स है, इसको रैली कैस्केट कहते हैं। वेरी नाइस। क्या कहते हैं? रैली कैस्केट, रैलिक कैस्केट। और ये क्यों होता है बॉक्स? ये बॉक्स उस दौर में, इसमें बुद्धा की राख रखी गई थी। उस दौर में ये ज्वेलरी बॉक्स के तौर पे यूज़ लोग करते थे। ये उस दौर का हैंडीक्राफ्ट है। ओके। ये 2500 साल और पहले ये जो का है। डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन उस दौर का है या ये बॉक्स उस ये दौर का बना है? जो डिज़ाइन, जो बॉक्स का डिज़ाइन है, वो भी उस दौर का है, और इसके ऊपर जो पैटर्न बने हुए हैं, जो डिज़ाइंस बने हुए हैं, अच्छा, वो भी उस तो फिर दौर ये के हैं। गंधारा के हवाले से जो किताबें मौजूद होंगी, आप उनसे भी देखते हैं? जी, मैं आर्ट मुख्तलिफ, लेते हैं वहाँ जी से? बिल्कुल, मैं मुख्तलिफ म्यूज़ियम्स विज़िट करता हूँ। लाहौर म्यूज़ियम जाता हूँ, पेशावर म्यूज़ियम जाता हूँ, टेक्सला म्यूज़ियम तो है ही मेरा अपना, और सवात म्यूज़ियम। वहाँ पे मैं कदीमी जो चीज़ें निकली हुई हैं, उनके पैटर्न देख के उनको फिर ड्रा करता हूँ पेंसिल में, पूरी वर्किंग करता हूँ। फिर उस पे बुक्स पे भी देखता हूँ, जो गंधारा आर्ट की बुक्स हैं। तो मैं आपका ये फन बहुत आपको खूब। पे बैक करता है आपकी मेहनत को? जी बिल्कुल, मैं, अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ। बहुत खूब। और मैं अपने काम को एक लोगों के टेक्सला का जो कदीमी काम है, जो ख़त्म होता जा रहा है, उनको रोशनास जिंदा करवा रहा हूँ, लोगों को मुतारफ़ करवा रहा हूँ और खत्म क्यों सिखा होता रहा जा हूँ। रहा है? क्या अब कम लोग ये संग तराशी का काम करते हैं? जी, असल में अवेयरनेस नहीं है लोगों को ना, कि पत्थर का काम, जो कदीमी कंदाकारी का जो काम है, वो हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग में यूज़ कर सकते हैं, इंटीरियर में हम यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ अमारात में यूज़ कर सकते हैं। लोग, बाहर के लोग करते हैं वो एंटीक्स, अपनी घर की जो सेटअप है, घर का जो, वो एंटीक्स लुक्स बनाते हैं, एंटीक्स स्टोन के ऊपर अच्छा, काम। ये जो आपके सामने एक बाउल पड़ा हुआ है एक स्टैंड के ऊपर इस तरफ, जी जी ये एक सिंपल बाउल है या इसकी भी कोई हिस्ट्री है? जी, इसकी हिस्ट्री ये है कि ये उस दौर में यूज़ भी लोग करते थे, ठीक है। और ये उस दौर का हैंडीक्राफ्ट है। यानी ये प्याला जो है, ये आप देखें तो बुद्धा के हाथ में भी प्याला उठाया हुआ है, मिलता है। ओके। तो वो उसकी जितने भी, ये मैंने कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी में लेके आया हूँ, लेकिन ये है हिस्टोरिकली चीज़ें हैं, इससे और कोई ना जिस तरीके से इस बॉक्स की आपने बताई, वो जो बैक पे बॉक्स पड़ा हुआ है, जी उसके जी बारे में भी। जी, ये जो है, इसको बेसिकली बुक्स में इसको रैली कैस्केट कहा जाता है। कैस्केट यानी बॉक्स, और ये जो इसके ऊपर पैटर्न बने हैं, ये लोटस फ्लावर बने हुए हैं, ये सारा हैंड कार्व होते हैं। यानी 1 से 2 दिन लग जाता है इस बॉक्स पे। और पर्पस क्या होता है इस बॉक्स ये का? इस दौर में ये था कि ये बुद्धा की राख इसमें रखी गई थी, और उस दौर में जो लोग डेथ कर जाते थे, उसकी खोपड़ियों की राख रखते थे इसमें।
अच्छा मज़ाहिद, मुझे ये बताइएगा कि आप अपनी मर्ज़ी से फ़न पारा तख्लीक करते हैं या आपको क्लाइंट डिमांड भी करते हैं? मैं तो कोशिश करता हूँ कि आर्ट को जो है जिस तरीके से आर्ट है उसी तरीके से किया जाए, लेकिन लोग बाज़ दफ़ा डिमांड करते हैं नहीं हमें वाइट में चाहिए, वाइट स्टोन में कार्व करके दें या ग्रीन में करके दें या येलो में करके दें, तो वो उस तरीके से फिर मैं कर देते हैं। तो पत्थर आपको कलर करने पड़ते हैं या हर कलर में मिल जाते हैं? पत्थर हर कलर में मिल जाता है। क्योंकि मैं गंधारा, मेरा वैसे सब्जेक्ट जो है गंधारा आर्ट है, लेकिन मैं गंधारा आर्ट के अलावा और जैसे स्लेट स्टोन है, ग्रेनाइट है और दूसरे स्टोन्स हैं उसमें भी करता हूँ काम। अच्छा, एक ज्वेलरी स्टोन भी होते हैं और वो सिर्फ ज्वेलरी मेकर्स उसको यूज़ करते हैं, क्या आप अपने आर्ट में उन स्टोन्स का इस्तेमाल करते हैं? पुखराज, नीलम, इस तरह के स्टोन्स कई दफ़ा आ जाते हैं स्टोन्स, लोग कहते हैं जी हमें छोटा कुछ बना दें, कुछ ड्रैगन बना दें, कुछ अलेक्जेंडर का, सिकंदर आज़म का वो स्टैम्प बना दें, तो वो कुछ मैं कर लेता हूँ। अच्छा, करते हैं आप? जी वो जी, भी? वो थोड़ा है मेरे पास जी। बहुत खूब, क्योंकि ये वो बहुत अच्छी चीज़ आपके ख्याल में वैसे कौन सी कम्युनिटी ऐसी है जो ज़्यादा इस आर्ट को पसंद करती हो? लाइक किसी खास कल्चर के लोग पसंद करते हैं या हर कोई आता है आपके पास? ये जो ज़्यादा जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जैसे जापान वाले हैं, थाईलैंड वाले हैं, तो उनकी तो ये एक कदीमी एक एफिलिएशन है जी। तो वो जो है वो तो वैसे भी उनको भागे ज़्यादा भागे लाइक आते हैं करते हैं, ज़्यादा वो समझते हैं कि ये इस बंदे ने क्या बनाया, क्योंकि हमारे यहाँ पे एजुकेशन इतनी नहीं है आर्ट के ऊपर, तो वो समझ रहे होते हैं सिर्फ ये हैंडीक्राफ्ट है। ज़ाहिद, आप आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जी मैं अपने फ़न में बहुत खुश हूँ, और ये जो कदीमी काम है टेक्सला का, पत्थर पे कंदाकारी का, ये जो है मैं तो अपने तौर पे कर रहा हूँ, लेकिन गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसको जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको अप्रिशिएट किया जाए, और इस काम को जो है एक पत्थर के काम को, और वैसे मैं अपने तौर पे तो कर रहा हूँ, लेकिन इसको बड़े स्केल पर जो है ना वो करना चाहिए। और इसी की कड़ी में रिसेंटली इस्लामाबाद लिटरेरी फेस्टिवल भी हुआ, उसमें पूरा गंधारा का एक चैप्टर रखा गया, उसमें कोरियन एम्बेसडर मौजूद थे, जापानीज एम्बेसडर मौजूद थे, उसके ऊपर गंधारा आर्ट पे भी बात हुई। तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स होते हैं। मसला ये होता है कि हमें, चूंकि हम लोग अपने काम में मगन होते हैं, इसलिए हमें इनिशिएटिव्स का पता नहीं होता। जी जी। बाकी आर्टिस्ट और आर्ट को हमेशा प्रमोट करने का सिलसिला हमारे शो की तरफ से भी चलता रहेगा, और सबसे रिक्वेस्ट है कि आर्टिस्ट को प्रमोट किया भी करें। मुझे सलमा को सुबह पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।